सब लोग हंसते थे जब मेरी आंख खुली और मेरे पास एक एफ रैंक टैलेंट था। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग समय को कंट्रोल कर सकते थे, किसी भी चीज के आर पार देख सकते थे या भगवान जैसी ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। मेरी एबिलिटी को बिल्कुल कचरा समझा जाता था, यहाँ तक कि मुझे भी लगता था कि ये बेकार है, जब तक कि मैं मर नहीं गया। तब जाकर मुझे एक खौफनाक सच पता चला। मेरा ये सबसे कमजोर टैलेंट असल में कमजोर नहीं था। मैं जिस किसी को भी मारता या उसकी ताकत चुरा सकता था। लेकिन जब तक मुझे इसकी असली ताकत का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने भाई को खो चुका था, अपने फ्यूचर को, और अपनी खुद की जान भी। लेकिन किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया। इस बार मुझे अच्छे से पता है कि मेरे प्लंडर टैलेंट में कितनी ताकत है, और मैं वह गलती दोबारा नहीं करूंगा। वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैंने खुद को हैंग सिटी में अपनी कंपनी के अंदर खड़ा पाया। मेरे आसपास की हर चीज जानी पहचानी लग रही थी। मेरे साथ काम करने वाला जियांग खुशी खुशी मुझे अपनी नई गर्लफ्रेंड की फोटो दिखा रहा था और सोच रहा था कि मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन उसने देखा कि मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मेरा ध्यान कहीं और था। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे आखिरी चीज जो याद थी वह एक जंग का मैदान था जो मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। मैं एक टाइगर क्लास मॉन्स्टर से लड़ रहा था ताकि अपने टैलेंट को और ज्यादा मजबूत बना सकूं। तभी मेरे एक दुश्मन ने जानबूझकर एक गोस्ट क्लास मॉन्स्टर को उस लड़ाई में बुला लिया। मेरे भाई ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और आखिर में मैं भी मर गया। वे लोग बदला लेने के लिए हमारा पीछा नहीं कर रहे थे। उन्हें वह जादुई क्रिस्टल चाहिए था जो हमारे पास था। उस वक्त दुनिया का सिर्फ एक ही नियम था, अगर तुम कमजोर हो तो तुम मर जाओगे। मैंने तुरंत जांग का कंधा पकड़ा और पूछा, आज क्या तारीख है? उसने मुझे हैरानी से देखा और पूछा, हनजुंग वू, क्या तुम ठीक हो? आज 12 नवंबर 2025 है। यह सुनते ही मेरा दिल जैसे रुक सा गया। 12 नवंबर, ठीक वही दिन जब 3 साल पहले मेरा टैलेंट जागा था। मैं सच में पास्ट में वापस आ गया था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक और जानी पहचानी आवाज ने मुझे रोका, हनजुंग वू। मैं धीरे से पीछे घूमा। वहां कंपनी का मैनेजर वांग जंगचाओ खड़ा था। दूसरा मौका मिलने के बाद भी उसका चेहरा देखकर मुझे गुस्सा आ गया। उसने मुझे गंदे तरीके से देखा और कहा, तुम्हारा काम कंपनी में सबसे खराब है। आज से तुम नौकरी से निकाल दिए गए हो। अपनी बची हुई सैलरी फाइनेंस डिपार्टमेंट से लो और दोबारा मत आना। गुस्सा होने के बजाय मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अपनी पिछली जिंदगी में अपना टैलेंट जागने के बाद वांग जिन चाओ ने अपनी इंसानियत खो दी थी और वह एक असली मॉन्स्टर बन गया था। वह ज्यादा ताकत और रिसोर्सेज पाने के लिए लोगों के ऑर्गन्स तक बेचता था। लेकिन अभी वह बदला नहीं था। वह बस एक घमंडी मैनेजर था जिसे लोगों की बेइज्जती करना पसंद था। जब उसने देखा कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, तो वह मुझे और बुरा भला कहने लगा। उसने मुझे बेकार कहा और बोला कि मेरे जैसे बंदे को उसकी कंपनी में काम करने का कोई हक नहीं है। इस बार मैंने उसकी एक बात पर भी ध्यान नहीं दिया। मैं बस वहां से चला गया। पिछली जिंदगी में मैंने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे 10 डेज जेल में बिताने पड़े थे। उन 10 डेज ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जब बाकी सब लोग डंजन्स में जाकर जल्दी से ताकतवर बन रहे थे, मैं जेल की सलाखों के पीछे बंद था। जब मैं बाहर आया तब तक ज्यादातर लोग लेवल 10 से आगे निकल चुके थे। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया था। मैं एक अनाथ था जिसे मैं अपना भाई कहता था। उससे मेरा खून का रिश्ता नहीं था। वह भी एक अनाथ था जिसने मुझे सहारा दिया और पाला पोसा। बाकी सबके लिए वह सिर्फ एक चोर था, लेकिन मेरे लिए वही मेरी पूरी दुनिया था। जब उसने मुझे अपनाया तब वह खुद बहुत छोटा था, इसलिए हम दोनों को जिंदा रखने के लिए चोरी करना ही उसके पास एक रास्ता था। भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन हमारा रिश्ता सगे भाइयों से भी ज्यादा मजबूत था। पिछली जिंदगी में उसे उसके जुर्म के लिए 15 इयर्स की जेल हुई थी, लेकिन एक ए रैंक टैलेंट मिलने और सरकार की मदद करने के बाद उसकी सजा कम हो गई और वह जल्दी बाहर आ गया। उसके बाद हमने साथ मिलकर लड़ाई की और हर दिन ताकतवर बनते गए। फिर एक दिन एक मासूम लड़की को बचाते हुए मुझे मजबूरन एक बंदे को मारना पड़ा। टैब जाकर मुझे अपने प्लंडर टैलेंट की असली ताकत का पता चला। मैं जिस किसी को भी मारता, मेरा टैलेंट और मजबूत हो जाता। इतना ही नहीं, मैं उनकी एबिलिटीज भी चुरा सकता था। ये एक खौफनाक ताकत थी। तब जाकर मुझे अपने प्लंडर टैलेंट की असली ताकत का पता चला। मैं जिस किसी को भी मारता, मेरा टैलेंट और मजबूत हो जाता। इतना ही नहीं, मैं उनकी एबिलिटीज भी चुरा सकता था। यह एक खौफनाक ताकत थी। लेकिन मेरे भाई ने, जिसने दुनिया की बुराई को देखा था, मुझे समझाया कि ताकतवर बनने के लिए कभी किसी को जानबूझकर मत मारना। मेरे लिए उसकी बात किसी भी ताकत से बढ़कर थी, इसलिए मैंने अपनी एबिलिटी को दबाकर रखा। अगर आज पीछे देखूं तो उस फैसले की वजह से हमने सब कुछ खो दिया। डार्क एरा में अच्छाई की कोई जगह नहीं थी। अच्छे लोग जिंदा नहीं बचते थे। आखिर में न तो मैं और न ही मेरा भाई मॉन्स्टर से मरे। हम किसी डंजन के अंदर नहीं मरे, बल्कि लालच में अंधे लोगों ने हमें धोखा दिया और मार डाला। कंपनी से निकलकर मैं एक हार्डवेयर की दुकान पर गया और वह सब सामान खरीदा जिसकी मुझे आगे जरूरत थी। हथियार, रस्सी, टूल्स और हर वह चीज जो मुझे दुश्मन को मारने और उनका टैलेंट चुराने में मदद करे। पिछली जिंदगी में अच्छा बनने की कोशिश ने मुझे सिर्फ दर्द दिया था। अच्छाई ने न मेरे भाई को बचाया और न ही मुझे। इसलिए इस बार मैं कोई हीरो नहीं बनूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं विलन बनने को भी तैयार हूँ। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा या मेरे फ्यूचर के लिए खतरा बनेगा, मैं उसे पहले ही खत्म कर दूंगा। यह जिंदगी मेरी है और इस बार मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अपनी तैयारी करने के बाद मैं चुपचाप कंपनी वापस आया और खुद को रेस्ट रूम में बंद कर लिया। अगर मुझे सही याद है तो ठीक इसी वक्त ग्लोबल अवेकनिंग शुरू होती है।
अगले ही सेकंड मेरे दिमाग में एक जानी पहचानी रोबोट जैसी आवाज गूंजी। प्लैनेट क्रिप्टन पर आपका स्वागत है, हान जुंग वू। उस अजीब सिस्टम ने नई दुनिया के नियम समझाने शुरू किए। जल्द ही पूरी दुनिया में अलग अलग डिफिकल्टी के डंजन्स आने वाले थे। जैसे जैसे अवेकेंड लोग उन डंजन्स को पार करेंगे, उन्हें कॉम्बैट स्किल्स मिलेंगी, वे ताकतवर बनते जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। फिर मेरा स्टेटस विंडो सामने आया। टैलेंट एफ रैंक प्लंडर। इसका डिस्क्रिप्शन नहीं बदला था। जब भी मैं किसी दुश्मन को मारूंगा, मैं या तो उसके एट्रीब्यूट्स चुरा सकता हूं या उसका टैलेंट। लेकिन बाकी लोगों की तरह नहीं, मुझे पहले से ही फ्यूचर पता था। मुझे ठीक से पता था कि हैंग सिटी के सबसे मजबूत डंजन्स कहाँ आएंगे, उन्हें पार करने का सबसे सेफ रास्ता कौन सा है और किन रिवॉर्ड्स के लिए जान जोखिम में डालना सही रहेगा। सबसे जरूरी बात, मुझे पता था कि प्लंडर को एसएस रैंक तक कैसे बढ़ाना है। इस बार मैं पिछली जिंदगी की एक भी गलती नहीं दोहराऊंगा। तभी मुझे रेस्टरूम के बाहर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, वांग जिनचाओ। वह फोन पर बात करते हुए एग्जिट की तरफ जा रहा था। मेरा एक एस रैंक टैलेंट जागा है जिसका नाम हीलिंग ग्रास है। अगर तुम मेरे साथ रहती तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होता। मैं चुपचाप कोने में छुप गया और वेट करने लगा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह मेरा सबसे पहला शिकार बनने वाला है। जैसे ही वह मेरे पास आया, मैंने उसके गले में रस्सी डाली और पूरी ताकत से खींच दी। जब वांग जिन चाओ सांस लेने के लिए तड़पने लगा, तभी एक अजीब चीज हुई। उसके शरीर से एक चमकती हुई हरी आकृति बाहर आई। वह एक आत्मा जैसी चीज थी जिसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं। यह सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिनका कोई शक्तिशाली एस रैंक टैलेंट जागता है। उस सब्स्टिट्यूट ने तुरंत वांग जिनचाओ के जख्मों को ठीक करना शुरू कर दिया ताकि वह उसे जिंदा रख सके, लेकिन उसकी हीलिंग स्पीड बहुत कम थी। उसी वक्त मेरी आंखों के सामने एक और नोटिफिकेशन आया, सोल फोर्स मिली है, प्लंडर शुरू हो गया है, टैलेंट अपग्रेड हो गया है, एफ रैंक से डी रैंक। मैसेजेस एक के बाद एक आते रहे, डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक। जैसे जैसे उसकी सोल फोर्स कम हो रही थी, मेरा टैलेंट अपग्रेड होता जा रहा था। आखिर में उसकी बची कुची सोल फोर्स भी खत्म हो गई। बधाई हो, टैलेंट अपग्रेड हो गया है, एस रैंक प्लंडर। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अब सब कुछ बदल चुका था। आज के बाद से मैं जिस भी दुश्मन को मारूंगा वह मेरी ताकत बनेगा। मैं खुद चुन सकता था कि मुझे क्या चुराना है, उनके एट्रीब्यूट्स, उनका टैलेंट या उनकी कॉम्बैट स्किल्स। जैसे ही प्लंडर एस रैंक पर पहुंचा, एक और मैसेज आया, नई एबिलिटी खुल गई है, सब्स्टिट्यूट समनिंग। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बाहर आओ मेरे सब्स्टिट्यूट। जमीन से एक काली एनर्जी निकली और लोहे के भारी आर्मर में लिपटा एक लंबा काला वॉरियर मेरे सामने खड़ा हो गया। यह मेरा सब्स्टिट्यूट था, डार्क एम्परर। तुरंत एक स्टेटस पैनल सामने आया। इसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और ग्रोथ तीनों पहले ही 200 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी थी, जो एक एस रैंक सब्स्टिट्यूट के लिए सबसे ज्यादा है। एसएस रैंक तक पहुंचने के लिए हर एट्रीब्यूट को 400 पॉइंट्स से ज्यादा होना चाहिए और एसएसएस रैंक के लिए 600 पॉइंट्स चाहिए। मुझे जो खौफनाक फ्यूचर याद था, उसमें भी डार्क एम्परर सबसे ताकतवर सब्स्टिट्यूट्स में से एक होता। मैंने वांग जिनचाओ की लाश की तरफ देखा। डार्क एम्परर, इसे यहाँ से गायब कर दो। बिना कुछ बोले उस ब्लैक वॉरियर ने चुपचाप मेरा काम कर दिया। जब सब कुछ साफ हो गया तो मैं आराम से कंपनी से बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सड़क पर चलते हुए मैंने एक ऑनलाइन ग्रुप चैट खोली। वैसे तो वहां कोई बात नहीं करता था, लेकिन आज बात अलग थी। ग्लोबल अवेकनिंग शुरू हो चुकी थी और सब लोग खुशी खुशी अपने नए टैलेंट्स के बारे में बता रहे थे। ज्यादातर लोगों को डी रैंक या एफ रैंक से ऊपर की एबिलिटीज नहीं मिली थी। तभी एक मैसेज पर मेरी नजर पड़ी। लूमिंग नाम के एक लड़के ने लिखा था, मेरा एक एस रैंक टैलेंट जागा है जिसका नाम बुक ऑफ विशेज है। उसका नाम पढ़ते ही मेरे कदम रुक गए। मुझे वह अच्छे से याद था। पिछली जिंदगी में लूमिंग हमेशा अपने से ताकतवर लोगों की चाटने वाला बंदा था। बुक ऑफ विशेज मिलने के बाद उसने सबसे पहले अपनी क्रश को अपने प्यार में फंसाने के लिए इसकी ताकत का इस्तेमाल किया था। बाद में उसका लालच और बढ़ गया। उसने अपने टीम लीडर और इंस्पेक्टर दोनों को मार डाला और आगे चलकर एक बदनाम दुश्मन संगठन में शामिल हो गया। स्माइलिंग कॉफिन, उस जैसे बंदे को छोड़ना ठीक नहीं था। अगर मैं अभी उसका टैलेंट चुरा लूं तो मैं कई मासूमों की जान बचा सकता हूं। मैंने बिना सोचे उसके अकाउंट से मिले नंबर पर कॉल कर दिया। इस बीच पास के ही एक होटल के कमरे में लूमिंग अपने नए सब्स्टिट्यूट को चेक करने में लगा हुआ था। बाकी सब्स्टिट्यूट से अलग बुक ऑफ विशेस के पास सिर्फ एक ही एबिलिटी थी, वह अपने मालिक की ख्वाहिश पूरी कर सकता था। लूमिंग ने हंसते हुए बिना सोचे कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी क्रश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। उस जादुई किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। कुछ ही देर में सब्स्टिट्यूट बोला, मालिक आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ख्वाहिश पूरी करने के बाद बुक ऑफ विशेस की एनर्जी खत्म हो गई और वह गायब हो गया। लूमिंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और उस लड़की को मैसेज किया जिसके पीछे वह पागल था। एबिलिटी ने अपना काम कर दिया था। जो लड़की पहले उसे देखती तक नहीं थी, वह अब उसे डार्लिंग कह रही थी। अपनी इस कामयाबी के नशे में लूमिंग ने बेशर्मी से जवाब दिया, वह ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनो जो मुझे पसंद है और अभी मेरे होटल के कमरे में आओ। जैसे ही वह मान गई, वह खुशी से कमरे में उछलने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ग्लोबल अवेकनिंग ने एक ही रात में उसकी जिंदगी बदल दी थी। मैंने लूमिंग को कॉल किया। जैसे ही उसने फोन उठाया, मैंने सीधे मुद्दे की बात की। लूमिंग, तुम कहाँ हो? मुझे एस रैंक टैलेंट्स के बारे में कुछ पता चला है, हमें बात करनी चाहिए। उसका गला खुशी से भर गया। क्या तुम्हारा भी कोई एस रैंक टैलेंट जागा है?
जल्दी आओ, मैं इस होटल में हूँ। कॉल कट गई और लूमिंग हंसने लगा। एक बार हनजुंग वू मुझे ये राज बता दे, फिर मैं उससे बाद में निपटूंगा। पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट एंजॉय करूंगा। 10 मिनट्स बाद मैं होटल पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने चुपके से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लूमिंग जल्दी से मेरे पास आया। हाँ तो, तुम्हें एस रैंक टैलेंट्स के बारे में क्या पता है? मुझे सब बताओ। जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है। मैं उसके थोड़ा पास गया, जैसे कोई बड़ा राज बताने वाला हूँ। लेकिन तभी डार्क एम्परर चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो गया, बिना किसी वार्निंग के। बूम! एक जोरदार मुक्का सीधे लूमिंग के चेहरे पर लगा। डार्क एम्परर की ताकत बिल्कुल अलग लेवल पर थी। उस एक मुक्के में एक आम इंसान से 20 टाइम्स ज्यादा ताकत थी। लूमिंग को संभालने का मौका तक नहीं मिला और वह तुरंत मर गया। मेरी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन आया। प्लंडर शुरू हो गया है। अपना रिवॉर्ड चुनो। एट्रीब्यूट वैल्यूज, टैलेंट इफेक्ट, स्किल इफेक्ट या सोल फोर्स। मैंने आराम से सोचा, उसके एट्रीब्यूट्स अभी बहुत आम हैं। उसने अभी तक कोई जॉब क्लास नहीं चुनी है, तो उन्हें लेना बेकार होगा। वह अभी तक किसी डंजन में भी नहीं गया, इसका मतलब उसके पास कोई काम की स्किल भी नहीं है। उसकी सोल फोर्स लेने से मेरा टैलेंट मजबूत तो होगा, लेकिन प्लंडर को एसएस रैंक तक पहुंचाने के लिए ये काफी नहीं होगा। इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, मैं उसका टैलेंट ले लेता हूँ। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, बधाई हो, आपको एक और एस रैंक टैलेंट मिल गया है, बुक ऑफ विशेस। सिस्टम ने मुझे इस नए टैलेंट की एबिलिटीज के बारे में बताया। पहली एबिलिटी थी बैटल हार्डेंड, जो दुश्मन को मारने पर मिलने वाले एक्सपीरियंस को डबल करती है और क्रिटिकल हिट रेट को 20% बढ़ाती है। दूसरी एबिलिटी थी आयरन वॉल, जो हर 10 मिनट्स में एक हमले को बिल्कुल बेअसर कर देती है और बचने में मदद करती है। तीसरी एबिलिटी थी गुड लक, जो किस्मत को 10 टाइम्स बढ़ा देती है। जैसे ही मैंने इस टैलेंट को लिया, मुझे अपने शरीर में एक नई ताकत महसूस हुई। मैंने देखने के लिए इसके सब्स्टिट्यूट को समन किया। बाहर आओ, बुक ऑफ विशेस। काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी मेरे सामने आया, जिसके हाथ में एक बड़ी पुरानी किताब थी। डार्क एम्परर से अलग, यह सब्स्टिट्यूट किसी वॉरियर जैसा नहीं बल्कि एक स्कॉलर जैसा लग रहा था। उसने इज्जत से सिर झुकाया। प्रणाम, मालिक। आपने मुझे बुलाया। आपकी जो भी ख्वाहिश हो, मैं उसे बुक ऑफ विशेस के जरिए पूरी करूंगा। मैं अपनी हैरानी नहीं छुपा पाया। अरे, तुम बोल भी सकते हो, सब्स्टिट्यूट ने मुस्कुराकर कहा। मैं एक फंक्शनल टाइप सब्स्टिट्यूट हूँ। मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। मेरी एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी ख्वाहिश कितनी मुश्किल है। ख्वाहिश जितनी मुश्किल होगी, एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगेगी। मेरा दिमाग भी आम सब्स्टिट्यूट से ज्यादा तेज है, इसलिए मैं प्लान बनाने में भी आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं तुरंत समझ गया, तो खजाना मंगवाने के बजाय मुझे यह पूछना चाहिए कि खजाना कहाँ छुपा है। सब्स्टिट्यूट ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल सही, मालिक। जानकारी बहुत कीमती होती है और इसमें एनर्जी भी कम लगती है। अगर आप मुझसे कल के लॉटरी नंबर पूछेंगे तो बहुत कम एनर्जी लगेगी, लेकिन अगर आप मुझसे पानी की बोतल मंगवाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब मुझे समझ आ गया था कि इस एबिलिटी का सही इस्तेमाल कैसे करना है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने एक और सवाल पूछा, अगर मैं अपने भाई जेसन को जेल से छुड़ाना चाहूँ तो कितनी एनर्जी लगेगी? बुक ऑफ विशेस ने अपने पन्ने खोले और ध्यान से चेक किया, फिर कुछ सेकंड्स बाद मेरी तरफ देखा। मालिक, इस ख्वाहिश को पूरा करने में मेरी सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी और मैं गहरी नींद में चला जाऊंगा। मैंने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। जल्दी करने का कोई फायदा नहीं था। अभी के लिए सबसे समझदारी का काम यह था कि मैं बुक ऑफ विशेस से उन सब लोगों की जानकारी निकालूं जिनका एस रैंक टैलेंट जागा है। इस बीच डार्क एम्परर ने बिना कोई निशान छोड़े लूमिंग की लाश को गायब कर दिया था। जब मैंने डार्क एम्परर को दोबारा देखा तो मेरा ध्यान एक चीज पर गया। उसके सीने के बीच में एक अजीब सी घड़ी बनी हुई थी, जिसमें सिर्फ एक ही सुई थी। मैंने बुक ऑफ विशेस से पूछा, क्या सब्स्टिट्यूट का रूप उसकी एबिलिटीज को दिखाता है? उसने जवाब दिया, हाँ, सब्स्टिट्यूट का रूप उसकी एबिलिटीज और उसके मालिक की आत्मा पर डिपेंड करता है। मैंने डार्क एम्परर को देखा, तो फिर इसके पास घड़ी क्यों है? इसकी एबिलिटीज का तो समय से कोई लेना देना नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा, शायद इसका रिश्ता मेरे दोबारा जन्म लेने से है। क्योंकि प्लंडर अभी कूल डाउन पर था, मैं आज इसका इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकता था। इसका मतलब अभी शिकार करने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए मैंने पास के डंजन्स को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जब मैं होटल से बाहर निकल रहा था तो गेट के पास एक लड़की खड़ी थी। ये फैंग मिन चू थी, वही लड़की जिसे लूमिंग ने बुलाया था। वह खुद पर बहुत गुस्सा हो रही थी। मैं क्या सोच रही थी? मैंने उस गंदे लड़के को इतने मैसेजेस क्यों किए? मेरा दिमाग खराब हो गया था। घर पहुंचते ही मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। मैं बिना कुछ बोले उसके पास से निकल गया। रिसेप्शन पर मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरा दोस्त अंदर आराम कर रहा है, तो प्लीज उसे डिस्टर्ब मत करना। होटल से निकलने के बाद सीन बदलता है। हैंग सिटी की एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक और अवेकेंड बंदा अपने सब्स्टिट्यूट को हैरानी से देख रहा था। उस सब्स्टिट्यूट का नाम किंग ऑफ टाइम था। तुम्हारे सिर के ऊपर यह घड़ी क्या है, और ये ठीक एक हफ्ते आगे का टाइम क्यों दिखा रही है? किंग ऑफ टाइम एक नीले और सफेद कपड़ों वाली लड़की जैसी लग रही थी।
उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब मैं समय के पार जा रही थी तब किसी अनजान शक्ति ने मेरी ताकत का एक हिस्सा चुरा लिया, इसलिए टाइमलाइन बदल रही है। यह सुनकर उसके मालिक का चेहरा उतर गया। मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, फिर भी सब गड़बड़ हो गया। उसका नाम यू ताइजी है। उसके पास लेजेंडरी एसएसएस रैंक किंग ऑफ टाइम टैलेंट था। हैरत की बात यह थी कि उसने इसे ग्लोबल अवेकनिंग के पहले स्टेज में ही पा लिया था। इस एबिलिटी के साथ वह आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े रक्षकों में से एक बन गया था। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में वह स्पेस टाइम के एक क्रैक में चला गया था और वह जिंदा बच गया। और वहां उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जिसे हराना उसके बस की बात नहीं थी। कोई और रास्ता न होने पर उसने किंग ऑफ टाइम की लगभग सारी ताकत दान कर दी ताकि वह पास्ट में जाकर इतिहास बदल सके। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। ग्लोबल अवेकनिंग से एक हफ्ते पहले पहुंचने के बजाय वह उसके शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही वापस आ पाया। इस सफर में उसके सब्स्टिट्यूट ने अपनी बहुत सारी ताकत भी खो दी थी। किंग ऑफ टाइम ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की, जैसे उसने दुनिया में कहीं कुछ अजीब महसूस किया हो। किंग ऑफ टाइम ने अचानक दूर देखा। मालिक, मुझे अपनी ताकत का एक हिस्सा महसूस हो रहा है। वह यहीं कहीं हैंग सिटी में है। यू ताइजी ने गुस्से से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगा तुम्हारी सारी ताकत टाइम जंप में खर्च हो गई थी। थोड़ी देर बाद किंग ऑफ टाइम ने बताया, मेरी ताकत का एक हिस्सा, जिसे सेकंड हैंड कहते हैं, वह खत्म नहीं हुआ था। किसी ने उसे जबरदस्ती चुरा लिया। यू ताइजी खामोश हो गया। अगर कोई टाइम ट्रैवल के दौरान किंग ऑफ टाइम की ताकत चुरा सकता है तो वह बहुत खतरनाक होगा। उसने जल्दी से फैसला किया, तुम्हारी लड़ने की ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है। हम अभी उस चोर के पीछे नहीं जाएंगे। पहले हम कुछ डंजन्स क्लियर करेंगे और अपने पुराने साथियों से मिलेंगे। जब हम ताकतवर हो जाएंगे तब हम उसे ढूंढेंगे। इस बीच हैंग सिटी के एक होटल के पास एक डंजन गेट खुल गया था। सरकार ने तुरंत वार्निंग दी कि जो भी इस डंजन में जाए वह कम से कम 5 लोगों की टीम बनाकर ही जाए। लोग हैरानी से उस गेट के पास जमा होने लगे। कुछ लोग फोटोज ले रहे थे तो कुछ आपस में बात कर रहे थे कि अंदर क्या हो सकता है। सबको जानना तो था, लेकिन किसी में भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं आराम से भीड़ के बीच से निकल गया। जैसे ही लोगों ने मुझे गेट की तरफ बढ़ते देखा तो सब आपस में बातें करने लगे। क्या यह लड़का सच में अकेले अंदर जा रहा है? गेट को देखकर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे ये डंजन याद है। पिछली जिंदगी में मैं इसके अंदर जाने से डरता था, लेकिन इस बार मैं इसे फाटा करूंगा। जैसे ही मैंने पोर्टल पार किया, एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया। प्लेयर की बॉडी स्कैन हो रही है। स्कैन पूरा हुआ। एक मशीन जैसी आवाज ने डंजन के नियम बताए। मुझे अंदर जो भी चोट लगेगी वह बाहर जाने से पहले पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अगर मैं एक बार मर भी गया तो डंजन के बाहर वापस जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं 3 बार मरा तो फिर कोई दोबारा जिंदा नहीं कर पाएगा। फिर मेरे सामने 6 अलग अलग प्रोफेशन के ऑप्शन आए। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने अपने चॉइस के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मैंने बस सीधे वॉरियर क्लास चुन लिया था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। मेरे पास 2 एस रैंक टैलेंट्स और 2 कमाल के सब्स्टिट्यूट्स थे। गलत प्रोफेशन चुनना एक बहुत बड़ी गलती होती। तुरंत फैसला लेने के बजाय मैंने बुक ऑफ विशेस को बुलाया। मेरे लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन कौन सा है, बताओ। सब्स्टिट्यूट ने चुपचाप हर रास्ते को चेक किया और फिर जवाब दिया, मास्टर। मेज क्लास चुनने पर कामयाबी के सबसे ज्यादा चांस हैं। अगर आप मेज चुनते हैं तो लगभग 95% चांस है कि आप बाकी सभी क्लास से बहुत तेजी से लेवल 20 तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको आगे बढ़ने में अच्छे से गाइड भी कर पाऊंगा। मैंने उसके सुझाव पर सोचा। यह एक बुरा ऑप्शन नहीं था। डार्क एम्परर के पास पहले से ही पास से लड़ने की बहुत ज्यादा ताकत थी, जिससे अगर मेरे पास खुद की शारीरिक ताकत नहीं भी होती तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी मुझे एक जरूरी बात याद आई। अपनी पिछली जिंदगी में मैं कभी एस रैंक तक नहीं पहुंचा था। इस वजह से मुझे कभी पता ही नहीं चला कि एस रैंक टैलेंट्स अपने दूसरे एडवांसमेंट के दौरान छुपे हुए प्रोफेशंस को खोल सकते हैं। मैंने उत्सुकता से एक और सवाल पूछा, अगर मैं मेज चुनता हूं और अपने दूसरे प्रमोशन के दौरान प्लंडर का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे कौन सा छुपा हुआ प्रोफेशन मिलेगा? बुक ऑफ विशेस ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। आप ज्यादातर एक बैटल मेज बन जाएंगे। ये सबसे अच्छा रास्ता नहीं है। उसका जवाब सुनकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। वह मुझे जितना समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरा यकीन उतना ही पक्का हो रहा था। वह सिर्फ अंदाजे के हिसाब से सुझाव दे रहा है। लेकिन प्लंडर की असली ताकत सिर्फ मुझे पता है। प्लंडर मेरी सबसे खास एबिलिटी थी। मैं जो भी प्रोफेशन चुनता उसे इसकी ताकत को बढ़ाना था, इसे बदलना नहीं था। डार्क एम्परर पहले से ही सीधी लड़ाई में सबसे आगे था। मुझे एक ऐसी क्लास चाहिए थी जो असैसिनेशन को सबसे बेहतर बनाए और प्लंडर को चमकने का मौका दे। थोड़ी देर और सोचने के बाद मैंने एक आखिरी सवाल पूछा, अगर मैं असैसिन चुनता हूं और अपने दूसरे प्रमोशन के दौरान प्लंडर का इस्तेमाल करता हूं तो क्या होगा? पहली बार बुक ऑफ विशेस सच में हैरान दिखा। अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आप एक बहुत ही खतरनाक हिडन क्लास बन जाएंगे। यह प्लंडर के साथ बिल्कुल सही फिट बैठेगा और आपको इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने देगा। लेकिन मैं अब भी मेज चुनने की ही सलाह दूंगा। मुझे बस यही सुनना था। बिना एक सेकंड भी सोचे मैंने असैसिन को चुन लिया। प्रोफेशन का चुनाव कामयाब रहा। एट्रीब्यूट पैनल बन रहा है। जैसे ही चुनाव पूरा हुआ, असैसिन के कई सारे स्किल्स तुरंत मेरे सामने आ गए। मैंने अपना डैगर घुमाया और स्माइल किया। डार्क एम्परर की बेहिसाब ताकत और एक असैसिन की तेजी का मेल, अब यह है बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन। फिर सिस्टम ने मुझे एक पार्टी बनाने को कहा। एक साथ ज्यादा से ज्यादा 5 प्लेयर्स अंदर जा सकते थे। मैंने सिर्फ एक ही साथी को चुना, यानी खुद को।
डार्क एम्परर पहले से ही ज्यादातर अवेकेंड लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। मुझे किसी और की जरूरत नहीं थी। मैं जिस डंजन में गया उसका नाम गॉब्लिन लेयर था। इसकी मुश्किल को इजी, नॉर्मल, हार्ड से लेकर नाइटमेयर तक सेट किया जा सकता था, बिना किसी हिचकिचाहट के। मैंने नाइटमेयर को चुना। मेरे आसपास की दुनिया तुरंत बदल गई। मैंने खुद को एक घने जंगल के अंदर खड़ा पाया। कम से कम 50 लाल आंखों वाले गॉब्लिन्स ने मुझे हर तरफ से घेर रखा था। वे किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार थे। मैंने आराम से डार्क एम्परर को बुलाया। फिर मैंने बुक ऑफ विशेस के बफ्स में से एक, बैटल हार्डेंड को चालू किया। डार्क एम्परर का क्रिटिकल हिट रेट तुरंत 20% बढ़ गया। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा और हर एक गॉब्लिन को हमारी तरफ आते हुए देखता रहा। फिर वह अचानक गायब हो गया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक आम इंसान की आंख उसकी मूवमेंट को देख भी नहीं सकती थी। लड़ाई के मैदान में एक के बाद एक पंचेस चलने लगे। कुछ ही सेकंड्स में दर्जनों गॉब्लिन्स ढेर हो गए। एक के बाद एक नोटिफिकेशन से मेरी आंखें भर गईं। एक्सपीरियंस मिला, एक्सपीरियंस मिला, एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि मैं अपने अभी के लेवल से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को हरा रहा था। बैटल हार्डेंड के एक्सपीरियंस बोनस का फायदा उठाते हुए मेरा लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में मैं लेवल 1 से लेवल 6 पर पहुंच गया था। हर लेवल पर 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 2 स्किल पॉइंट्स मिलते थे। इस वजह से मेरे पास बांटने के लिए 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 10 स्किल पॉइंट्स बचे थे। अपनी पिछली जिंदगी के उलट मुझे पहले से ही अच्छे से पता था कि अपने कैरेक्टर को कैसे बनाना है। मैंने 16 एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दिए और बाकी के 4 स्ट्रेंथ में। हर एक स्किल पॉइंट को भी मैंने अपनी स्पीड बढ़ाने में लगा दिया। पिछली जिंदगी के कई महान असैसिन्स शैडो हंट और फैंटम स्लैश जैसी टेक्निक्स पर भरोसा करते थे। उन्होंने मुझे एक जरूरी बात सिखाई थी। डंजन के अंदर स्पीड का मतलब सिर्फ पहले हमला करना नहीं होता। आपकी मूवमेंट जितनी तेज होगी, हर हमले में उतनी ही कम स्टैमिना खर्च होगी, और एक लंबी लड़ाई में स्टैमिना ही अक्सर जीत और मौत का फैसला करती है। डार्क एम्परर के साथ मिलकर मैं डंजन के और अंदर गया और दूसरे स्टेज पर पहुंच गया। यहाँ के मॉन्स्टर्स पहले वालों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। खुशकिस्मती से बैटल हार्डेंड का असर अभी भी चालू था, जिसकी वजह से डार्क एम्परर ने हर दुश्मन को आसानी से हरा दिया। जैसे ही मॉन्स्टर्स के झुंड ढेर होने लगे, डार्क एम्परर ने उन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया। मेरा लेवल लगातार बढ़ता रहा जब तक कि मैं आखिरकार लेवल 7 पर नहीं पहुंच गया। कुछ ही देर बाद हम डंजन के आखिरी स्टेज पर पहुंच गए। वहां हमारा इंतजार गॉब्लिन गार्डियन कर रहा था, जो इस डंजन का बॉस था। जैसे ही मैंने उस कमरे में कदम रखा, एक चीज ने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। कुछ गॉब्लिन्स इंसानी लड़कियों यानी फीमेल एनपीसीज को चोट पहुंचा रहे थे। मेरे अंदर तुरंत गुस्सा उबलने लगा। डार्क एम्परर मेरी हर फीलिंग को महसूस कर सकता था। जैसे ही मेरा गुस्सा बढ़ा, उसकी जान लेने की इच्छा भी भड़क उठी। मेरे ऑर्डर का इंतजार किए बिना वह सीधे गार्डियन बॉस के पास खड़े गॉब्लिन कमांडर की तरफ लपका। सिर्फ एक पंच और कमांडर तुरंत मर गया। बाकी बचे गॉब्लिन्स चिल्लाए और एक साथ हमारी तरफ दौड़े। अपनी बढ़ी हुई एजिलिटी की वजह से मैंने हर हमले को आसानी से डॉज कर दिया, जबकि डार्क एम्परर ने आगे से मेरी रक्षा की। 30 सेकंड्स के बाद कमरे का हर एक गॉब्लिन मारा जा चुका था। अब सिर्फ गार्डियन बॉस बचा था। यह तो कोई मुकाबला ही नहीं था। डार्क एम्परर ने सिर्फ एक पंच में बॉस का काम तमाम कर दिया। आखिरकार डंजन पूरा क्लियर होने के बाद मैंने कुल मिलाकर 83 गॉब्लिन्स को हराया था। सिस्टम ने मुझे इनाम में 9700 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए, जिसने मुझे सीधे लेवल 9 पर पहुंचा दिया। जैसे ही उन मॉन्स्टर्स की बॉडीज गायब हुईं, सुनहरी रोशनी की धाराएं हवा में उठने लगीं। मैं तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। वह ट्रेजर चेस्ट था। उसे लेने से पहले मैंने बुक ऑफ विशेस को गुड लक पर सेट कर दिया, जिसने मेरी किस्मत को 10 गुना बढ़ा दिया। मेरे सामने एक ट्रेजर चेस्ट प्रकट हुआ। डंजन क्लियर हो गया। फाइनल स्कोर 5500 पॉइंट्स। इनाम में मिला एपिक गोल्ड ट्रेजर चेस्ट। डंजन के स्कोर्स कई बातों को देखकर तैयार किए जाते थे, जैसे कि मैंने कितना डैमेज दिया और कितनी जल्दी डंजन को क्लियर किया, और यहाँ तक कि कितने प्लेयर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। आमतौर पर अगर कोई नाइटमेयर डिफिकल्टी पर किसी छोटे लेवल के डंजन को क्लियर करता तो उसे सिर्फ एक आयरन ट्रेजर चेस्ट मिलता, लेकिन गुड लक की वजह से मेरा इनाम सीधे एक एपिक गोल्ड ट्रेजर चेस्ट में बदल गया था। जैसे ही मैंने उसे खोला, दर्जनों आइटम्स बाहर निकल आए। उसमें हाई ग्रेड हीलिंग पोशंस, रेयर इक्विपमेंट और असैसिन के लिए कई सारे खास इनाम थे। पिछली जिंदगी में मिले खजानों के मुकाबले ये बिल्कुल अलग लेवल के थे। गुड लक का इस्तेमाल करना सच में फायदेमंद रहा। मैंने सबसे पहले एक वेपन उठाया, जो एक गोल्ड ग्रेड शॉर्ट ब्लेड था। हालांकि इसका बेस लेवल बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी इसने 40 एक्स्ट्रा अटैक पॉइंट्स दिए, और इसमें एक असरदार ब्लीडिंग इफेक्ट भी था, जो आगे के डंजन सफर को बहुत आसान बना देगा। इसके बाद एक गोल्ड ग्रेड लाइट आर्मर आया। मेरी हेल्थ बढ़ाने के साथ साथ इसने मुझे लगने वाले डैमेज को भी बहुत कम कर दिया। तभी अचानक एक और नोटिफिकेशन आया। कैरेक्टर रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ। कृपया अपना प्लेयर नेम लिखें। यह नाम हर डंजन के अंदर दिखाया जाएगा। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा और स्माइल किया। डार्क एम्परर। यह नाम मुझ पर बिल्कुल सही लग रहा था। तुरंत ही पूरी दुनिया में एक ग्लोबल अनाउंसमेंट गूंजी। प्लेयर डार्क एम्परर को बधाई हो, अकेले नाइटमेयर डिफिकल्टी डंजन क्लियर करने वाले पहले प्लेयर। इनाम में मिला एक व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट। इस अनाउंसमेंट ने कई सारे अवेकेंड प्लेयर्स को हैरान कर दिया। यह डार्क एम्परर कौन है और यह व्हील ऑफ डेस्टिनी क्या है? बहुत दूर यूटाइजी ने हैरानी से उस नोटिफिकेशन को देखा। इतिहास बदल गया है।
पहला नाइटमेयर डंजन आज रात ग्रे वुल्फ नाम के किसी शख्स को क्लियर करना था। उसने तुरंत किंग ऑफ टाइम की तरफ देखा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि टाइम ट्रैवल से इतिहास नहीं बदल सकता? किंग ऑफ टाइम ने आराम से जवाब दिया। जब कोई टाइम ट्रैवल करता है तो वह बस अपने पुराने शरीर में वापस जाता है। सिर्फ इससे इतिहास नहीं बदलना चाहिए। यूटाईजी ने अपनी आंखें छोटी की। तो फिर सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो डार्क एम्परर किसी तरह उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया है, या फिर उसने तुम्हारी ताकत का कुछ हिस्सा चुराया, फ्यूचर से वापस आया और खुद इतिहास को बदल दिया। किंग ऑफ टाइम ने अपना सिर हिलाया। मेरी चुराई हुई ताकत किसी की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकती, तो वह अकेले नाइटमेयर डंजन कैसे क्लियर कर सकता है? यूटाईजी ने अपनी मुट्ठियां भींची। हमें उसे ढूंढना होगा। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वह एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इस बीच मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे डंजन क्लियर करने से फ्यूचर में खलबली मच गई है। मैं बस अपने नए मिले व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट को देख रहा था। मैंने उत्सुकता से बुक ऑफ विशेस को दोबारा बुलाया। इसका इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बुक ऑफ विशेस ने अपनी बड़ी सी किताब खोली। व्हील ऑफ डेस्टिनी एक बहुत ही रेयर इनाम है। यह सिर्फ नाइटमेयर डिफिकल्टी वाले डंजन्स को क्लियर करने पर ही मिलता है। इसमें एफ रैंक से लेकर एसएसएस रैंक तक के हर तरह के इनाम होते हैं। इस व्हील के अंदर के कुछ आइटम्स कहीं और नहीं मिल सकते, यहाँ तक कि डंजन्स के अंदर भी नहीं। इसमें लाइफ एलिक्सर्स, स्पिरिट क्रिस्टल्स और कई सारे महान आइटम्स जैसे खजाने हैं जो किसी की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एफ रैंक आइटम्स के मिलने का चांस लगभग 40% होता है और एसएसएस रैंक आइटम्स का सिर्फ 1.01%। इसलिए गुड लक के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। मैंने थोड़ी देर सोचा और पूछा, अगर मैं इसकी जगह तुम्हारी विश पूरी करने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करूं तो? बुक ऑफ विशेस ने उसकी कीमत चेक की। अगर आप व्हील से जबरदस्ती एक एसएसएस रैंक आइटम मंगवाएंगे तो मैं कम से कम 6 महीने के लिए सो जाऊंगा। एक एसएस रैंक इनाम के लिए लगभग 190 एनर्जी खर्च होगी और एक एस रैंक इनाम के लिए सिर्फ 10 एनर्जी लगेगी। मैंने चुपचाप अपने ऑप्शंस पर सोचा। एक एसएस रैंक आइटम लेने का मन तो था, लेकिन 6 महीने के लिए बुक ऑफ विशेस को खोना मेरी आगे बढ़ने की रफ्तार को रोक देता। उसका ताकतवर टैलेंट्स को ढूंढने का तरीका अभी मेरे लिए कहीं ज्यादा कीमती था। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे एक एस रैंक आइटम चाहिए। बुक ऑफ विशेस ने सिर हिलाया। मास्टर की विश अब पूरी की जाएगी। व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट रोशनी में बदल गया और बुक ऑफ विशेस के अंदर समा गया। मेरे सामने एक बड़ा सा नीला व्हील प्रकट हुआ। उसका नीडल तेजी से घूमने लगा। मैं बस खामोशी से देखता रहा। रुको। नीडल तुरंत रुक गया। बधाई हो, आपको 10 इनाम मिले हैं। उनमें एक एसएस रैंक का क्रिस्टल था। कुछ अलग तरह के क्रिस्टल्स भी थे। एक बॉन्ड क्रिस्टल जो मास्टर और उसके सब्स्टिट्यूट के बीच की दूरी को बढ़ाता है। एक्सट्रीम क्रिस्टल्स जो सब्स्टिट्यूट की एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। रेज क्रिस्टल्स जो थोड़ी देर के लिए सब्स्टिट्यूट की ताकत को बढ़ा सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स तो अलग अलग ग्रेड्स में भी मिले, जैसे कि मुझे 2 रियलिटी क्रिस्टल्स मिले। एक डी रैंक का था और दूसरा एफ रैंक का। उन्हें बचाने के बजाय मैंने दोनों को एक साथ तोड़ दिया। सिस्टम ने तुरंत उनके असर को मिला दिया, जिससे उनकी पूरी ताकत बढ़ गई। फिर मैंने 2 ब्रॉन्ज ग्रेड क्रिस्टल्स डार्क एम्परर को दे दिए। उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद वह मुझसे 6 मीटर के दायरे में आराम से घूम सकता था। एक बी रैंक स्पीड क्रिस्टल ने मेरे टैलेंट को और बढ़ाया, जिससे 5 एक्स्ट्रा ग्रोथ पॉइंट्स मिले। बाकी बचे इनामों में एक एनर्जी हार्ट और एक एसएस रैंक एक्सट्रीम क्रिस्टल शामिल था। एनर्जी हार्ट सब्स्टिट्यूट की स्टैमिना को तेजी से वापस ला सकता था। एक्सट्रीम क्रिस्टल ने सब्स्टिट्यूट की मैक्सिमम एनर्जी को बहुत बढ़ा दिया। दोनों चीजों को हाथ में लेकर मैं बुक ऑफ विशेस की तरफ मुड़ा। ये किस सब्स्टिट्यूट को मिलने चाहिए? पहली बार बुक ऑफ विशेस सच में बहुत एक्साइटेड दिखा। मास्टर, मैं सलाह दूंगा कि आप इन दोनों का इस्तेमाल मुझ पर करें। अगर मेरी एनर्जी कैपेसिटी और रिकवरी बेहतर हो गई तो मैं कहीं ज्यादा विशेस पूरी कर पाऊंगा। और अगली बार जब आपको कोई दूसरा व्हील ऑफ डेस्टिनी मिलेगा तो आपको मेरी एनर्जी की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। मैंने स्माइल किया। मैं बिल्कुल यही सुनना चाहता था। लो, ये दोनों क्रिस्टल्स तुम्हारे हुए। जैसे ही मैंने वे क्रिस्टल्स बुक ऑफ विशेस को दिए, उसने उन्हें अपने हाथों में तोड़ दिया और उनकी ताकत को एब्जॉर्ब कर लिया। उसकी एनर्जी तुरंत 300 पॉइंट्स तक पहुंच गई और उसकी रिकवरी स्पीड दुगुनी हो गई। सही है। अब मेरे पास सिर्फ लाइफ एक्सटेंशन पिल और रेज क्रिस्टल बचे हैं। सब कुछ लेने के बाद मैंने डंजन छोड़ दिया। अफसोस, मेरे पास अभी भी कोई स्पेस क्रिस्टल नहीं था, इसलिए मैं अपने नए मिले इक्विपमेंट को असली दुनिया में नहीं ला सका। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने डंजन के रास्ते पर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा देखी। बिना किसी का ध्यान खींचे मैं चुपचाप भीड़ में मिला और वहां से निकल गया। मेरा अगला ठिकाना पहले से ही तय था, टावर ऑफ बेबल, जो हर बड़े शहर में छुपा एक गुप्त रहस्य है। पिछली जिंदगी में किसी और ने इसे सबसे पहले जीता था, लेकिन इस बार यह जीत मेरी होगी। टावर ऑफ बेबल लगभग 100 मीटर लंबा था और एक अजीब नीली रोशनी से चमक रहा था। आधे घंटे बाद मैं आखिरकार वहां पहुंच गया। बाहर पहले से ही एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। इससे पहले कि मैं अंदर जाता, एक सुंदर लड़की मेरे पास आई। क्या आप हमारी पार्टी में शामिल होना चाहेंगे? मैंने प्यार से अपना सिर हिला दिया। किसी टीम के साथ काम करने से मेरी रफ्तार धीमी हो जाती। फिर मैं सीधे टावर के अंदर चला गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मॉन्स्टर्स ने मुझे हर तरफ से घेर लिया। डार्क एम्परर मेरे पास प्रकट हुआ। सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर हर एक जीव मारा जा चुका था। उसकी बेहिसाब ताकत ने इस लड़ाई को बहुत आसान बना दिया। पहला फ्लोर क्लियर हो गया। लगा हुआ समय 20 सेकेंड्स। इनाम 5 फ्रैगमेंट्स ऑफ डेस्टिनी। इसके तुरंत बाद एक दूसरा नोटिफिकेशन आया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। प्लेयर डार्क एम्परर।
मेरा नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा। बिना एक सेकंड भी गंवाए मैं दूसरे फ्लोर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। यहाँ के मॉन्स्टर्स पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। डार्क एम्परर ने उन्हें भी उतनी ही आसानी से खत्म कर दिया। 30 सेकंड्स बाद दूसरा फ्लोर भी क्लियर हो चुका था। एक के बाद एक फ्लोर्स बहुत ही हैरान करने वाली रफ्तार से क्लियर होते गए। टावर के बाहर हर कोई हैरानी से रैंकिंग्स को देख रहा था। कोई हर एक फ्लोर को सिर्फ कुछ सेकंड्स में कैसे क्लियर कर सकता है? ये डार्क एम्परर आखिर है कौन? इस बीच मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है। मैं बस आगे बढ़ता रहा। आखिरकार मैं 10वें फ्लोर पर पहुंच गया। पहले के स्टेजेस के उलट यहाँ से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। या तो आप फ्लोर क्लियर करो या कोशिश करते हुए मर जाओ। खुशकिस्मती से मुझे अपनी पिछली जिंदगी से यह बात पता थी। उस वक्त 10वें फ्लोर पर पहुंचने वाला पहला प्लेयर वर्थलेस पिक नाम का कोई शख्स था, लेकिन इस बार मैं पहला बनूंगा। सिर्फ 10वें फ्लोर तक ही नहीं, मैं 20वें फ्लोर को भी सबसे पहले जीतूंगा। मेरे सामने का मैदान बिल्कुल अलग था। वहां सिर्फ एक ही दुश्मन खड़ा था, एक बहुत बड़ा आर्मर्ड मॉन्स्टर जो एक आम इंसान से लगभग 4 गुना बड़ा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह चिल्लाया और हमारी तरफ दौड़ा। उसका दबदबा पहले हराए हुए गॉब्लिन गार्डियन से कहीं ज्यादा था। डार्क एम्परर आगे बढ़ा जबकि मैं उसके पीछे ही रहा। बॉस ने तुरंत डार्क एम्परर की बेहिसाब ताकत को महसूस कर लिया और बिना हिचकिचाए हमला कर दिया। लड़ाई शुरू हो गई। पहले तो डार्क एम्परर लड़ाई पर हावी रहा, फिर अचानक बॉस के अंदर से एनर्जी का एक तेज झटका निकला। उस झटके ने डार्क एम्परर को पीछे धकेल दिया। प्रीनिया की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। वह बजर्क मोड में जा चुका था। वह मॉन्स्टर लगातार हमला करने लगा। खुशकिस्मती से डार्क एम्परर की स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी। उसने हर एक हमले को आसानी से डॉज किया और फिर एक जोरदार पंच मारा। बॉस तुरंत ढेर हो गया। लड़ाई खत्म हुई। पूरी दुनिया में एक ग्लोबल अनाउंसमेंट गूंजी। प्लेयर डार्क एम्परर को बधाई हो, टावर ऑफ बेबल का 10वां फ्लोर क्लियर करने वाले पहले प्लेयर। इनाम, एक व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट। इस अनाउंसमेंट ने तुरंत पूरी दुनिया का ध्यान इस अनजान प्लेयर डार्क एम्परर की तरफ खींचा। फिर प्लैनेट क्रिप्टॉन पर एक और ग्लोबल वार्निंग आई। वार्निंग, जब कोई भी प्लेयर लेवल 20 पर पहुंचेगा और अपना दूसरा जॉब एडवांसमेंट पूरा करेगा तो पूरी दुनिया में छोटे स्टार पर तबाही शुरू हो जाएगी। 5 देशों के साइंटिस्ट्स ने तुरंत इसकी जांच शुरू कर दी। इस छोटे स्टार की तबाही का असली मतलब क्या था? क्या डंजन के मॉन्स्टर्स असली दुनिया पर हमला करने लगेंगे? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। इस बीच मैं इन सब बातों के बारे में नहीं सोच रहा था। मेरा पूरा ध्यान मेरे हाथ में नए व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट पर था। मैंने एक बार फिर बुक ऑफ विशेस को बुलाया। मैं एक और विश मांगना चाहता हूँ। बुक ऑफ विशेस ने सिर हिलाया और अपनी एबिलिटी चालू की। व्हील ऑफ डेस्टिनी एक बार फिर मेरे सामने आ गया। नीडल तेजी से घूमा और आखिरकार रुक गया। बधाई हो, आपको 10 आइटम्स मिले हैं। इस बार मेरी किस्मत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। इनामों में मुझे सिर्फ एक एस रैंक आइटम मिला, जो एक एस रैंक स्पेशल क्रिस्टल था। फिर भी मैं पूरी तरह से खुश था। स्पेशल क्रिस्टल के साथ मैं आखिरकार डंजन के आइटम्स को असली दुनिया में ला पाऊंगा। मैंने तुरंत एक डी रैंक रियलिटी क्रिस्टल को तोड़ दिया, जिसने हमेशा के लिए मेरे एट्रीब्यूट्स को बढ़ा दिया। फिर मैंने कई सारे मैना क्रिस्टल्स और एक लाइफ क्रिस्टल डार्क एम्परर को दे दिए ताकि वह और ज्यादा ताकतवर बन सके। जो बचे हुए क्रिस्टल्स थे वह अभी किसी काम के नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें बाद के लिए रख दिया। इतना सब होने के बाद भी मेरे पास 2 अनयूज्ड व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट्स बचे थे। एक नाइटमेयर डंजन से मिला था और एक टावर ऑफ बेबल से। उन्हें तुरंत यूज करने के बजाय मैंने सोचा कि जब तक 10 टिकट्स जमा नहीं हो जाते तब तक उन्हें बचाकर रखूं। ऐसा करने से अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कुछ बेकार आइटम्स को फ्रैगमेंट्स ऑफ फेट से बदल लिया। बाकी बचा हुआ इक्विपमेंट मैंने बेचने के लिए लगा दिया। ये आइटम्स जितना जल्दी मार्केट में बिकेंगे उनकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। डंजन के पैसों को असली दुनिया के पैसों में भी बदला जा सकता था। एक छोटा सा कॉपर कॉइन भी कई डॉलर्स के बराबर था, लेकिन हाई ग्रेड इक्विपमेंट की कीमत तो बहुत ज्यादा थी। कुछ ब्लैक आयरन ग्रेड इक्विपमेंट तो 100 से भी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स में बिक रहे थे। जैसे ही मैंने अपने आइटम्स बेचने के लिए डाले, वे तुरंत ही बिक गए। जब आखिरी डील पूरी हुई तो मैं हैरानी से अपना बैलेंस देखने लगा। 8,400 गोल्ड कॉइन्स। जब मैंने इसको असली दुनिया के पैसों में बदला तो मुझे समझ आया कि मैं एक ही रात में मिलियनेयर बन चुका हूँ। लगता है मैंने एक गलती कर दी। अगर मैं सारे आइटम्स एक साथ बेचने के बजाय अलग अलग बेचता तो शायद मैं और ज्यादा पैसे कमा सकता था। फिर भी इस बात का दुख मनाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरे लिए नए इक्विपमेंट पाना अब बहुत आसान हो गया था। अपने सामने खड़ी इस बड़ी बिल्डिंग को देखते हुए मैंने एक और फैसला किया। आज रात मैं टावर ऑफ बेबल के 20वें फ्लोर तक पहुंचकर रहूंगा। कल सुबह तक जब मैं वापस असली दुनिया में जाऊंगा तब तक मेरे प्लंडर टैलेंट का कूलडाउन भी खत्म हो चुका होगा और फिर मैं और भी ज्यादा पावरफुल एस रैंक टैलेंट्स का शिकार शुरू कर सकूंगा। जब मैं टावर ऑफ बेबल पर ऊपर चढ़ रहा था तभी मुझे अपनी पिछली जिंदगी की एक बात याद आई। उस वक्त 3 बदनाम गिल्ड्स पूरी दुनिया पर राज करती थीं। पहली थी स्माइलिंग कॉफिन, दूसरी थी टूम्ब ऑफ निजार और तीसरी थी 8 हेड असेंबली। 8 हेड असेंबली के 8 लीडर्स में से एक था रेनी नाइट विद नो अम्ब्रेला, जिसका असली नाम बाय होंगलू था। टूम्ब ऑफ निजार के पास 2 बहुत ही खतरनाक एग्जीक्यूटिव्स थे, ब्लडी विच और रॉथ ऑफ ग्लेशियर, जिन्हें असली दुनिया में जी वानिंग और ल्यू जेनिंग के नाम से जाना जाता था। उन सभी के पास एस रैंक टैलेंट था।
सबसे बड़ी बात ये थी कि वे सब हैंग सिटी में रहते थे। अब वे मेरे अगले टारगेट होंगे। एक बार जब मैं उनके टैलेंट्स छीन लूंगा तो मैं सिटी ऑफ सिन की तरफ निकल जाऊंगा। पिछली जिंदगी में जिसने मुझे और मेरे भाई को मारा था वे पैसे लेकर काम करने वाले गुंडे थे। एक बार जब मैं उनसे निपट लूंगा तो मैं उस असली दुश्मन का पता लगाऊंगा जिसने हमें मारने का ऑर्डर दिया था। इसी बीच एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर यीजिंग नाम का एक आदमी ऑनलाइन नौकरी के लिए एड्स डाल रहा था। हैंग सिटी में उसकी एक कंपनी थी जिसका नाम ब्रिलियंट मीडिया था। बाहर से देखने पर यह एक आम बिजनेस लगता था, लेकिन सच तो यह था कि यह एक जाल था। उसका प्लान बहुत सिंपल था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखो, कंपनी ट्रिप का बहाना बनाओ और सबको सिटी ऑफ सिन ले जाकर मार डालो। अभी तक उसने 40 लोगों को नौकरी पर रख लिया था। जैसे ही और लोग इस जाल में फंसेंगे वह अपना प्लान पूरा कर देगा। वापस टावर ऑफ बेबल के अंदर मैं 11वें फ्लोर पर पहुंच गया। यह लेवल स्केलेटन्स और मरे हुए मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। पहले 10 फ्लोर्स की तरह नहीं, जहां सिर्फ फ्रैगमेंट्स ऑफ फेट मिलते थे। 10वें फ्लोर के बाद हर फ्लोर पर सीधे इक्विपमेंट मिलना शुरू हो जाता था। आसपास देखते हुए मुझे पुरानी बातें याद आने लगीं। मैंने और मेरे भाई ने एक वक्त पर इस फ्लोर पर घंटों मेहनत की थी ताकि हमें एक स्केलेटन आर्मर मिल सके। उस वक्त वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन आज मैं उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। मैंने उन यादों को दिमाग से निकाला। डार्क एम्परर, इन सबको खत्म कर दो। डार्क एम्परर लड़ाई में कूद गया। उसके एक ही पंच से हर एक आर्म स्केलेटन टूटकर बिखर गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए एक लेवल 17 का स्केलेटन कमांडर चुपके से मेरे पीछे आ गया। मैंने उसे तुरंत देख लिया। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना कमजोर हूं? अपनी छोटी तलवार निकालकर मैंने सीधे उसकी छाती के अंदर चमकने वाले कोर पर हमला किया। स्केलेटन कमांडर तुरंत नीचे गिर गया। एक नोटिफिकेशन आया, 11वां फ्लोर क्लियर हो गया है। क्लियर करने का टाइम 1 मिनट 35 सेकेंड्स। रिवॉर्ड 85 फ्रैगमेंट्स ऑफ फेट। क्योंकि मैं इस फ्लोर को क्लियर करने वाला पहला प्लेयर था, इसलिए एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम हो गया। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पिछली जिंदगी के 3 साल के एक्सपीरियंस की वजह से ये आम मॉन्स्टर्स मेरे सामने बिल्कुल कमजोर लग रहे थे। 8 मिनट बाद मैं 20वें फ्लोर पर पहुंच गया। वहां फ्लोर का बॉस मेरा इंतजार कर रहा था। लेवल 20 का स्केलेटन लॉर्ड जिसका नाम टेडमार था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, टेडमार ने अपनी तलवार उठाई और अपनी एक स्किल नेदरवर्ल्ड समन को यूज किया। लड़ाई के मैदान में काले पोर्टल्स खुल गए और उनमें से सैकड़ों स्केलेटन वॉरियर्स बाहर निकल आए। मैंने अपनी आंखें छोटी की। मैं अब पूरी तरह डार्क एम्परर पर भरोसा नहीं कर सकता। 20वां फ्लोर सच में एक अलग ही लेवल पर है। 200 से ज्यादा स्केलेटन सोल्जर्स ने एक साथ हम पर हमला कर दिया। डार्क एम्परर, डार्क एम्परर, उन्हें बीच में ही रोक लो। दुश्मनों के एक के बाद एक झुंड को खत्म करने के बाद वह आखिरकार टेडमार तक पहुंच गया। दोनों की ताकत लगभग एक बराबर थी। इसी बीच 100 से ज्यादा स्केलेटन सोल्जर्स डार्क एम्परर के पास से निकलकर मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैंने शांति से लड़ने की तैयारी की। मैंने पहले भी ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन मेरे सारे एक्सपीरियंस के बाद भी अगर मैं इन सबको अकेले हराऊंगा तो मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाऊंगा। बिना सोचे मैंने बुक ऑफ विशेस को बुलाया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, डार्क एम्परर का क्रिटिकल हिट रेट इतना बढ़ा दो कि वह टेडमार को जितना जल्दी हो सके हरा दे। बुक ऑफ विशेस ने अपनी पुरानी किताब खोली। कुछ ही देर बाद उसने हाँ में सिर हिलाया। आपकी विश पूरी हो गई है मास्टर। डार्क एम्परर के अंदर एक नई ताकत आने लगी। उसका ऑरा तेजी से बढ़ने लगा। उसने तुरंत टेडमार पर फिर से हमला कर दिया। उसी वक्त मैंने अपनी स्पीड का यूज करके अपने आसपास के स्केलेटन सोल्जर्स को काटना शुरू किया। अचानक पूरा मैदान हिलने लगा। टेडमार ने अपनी सबसे बड़ी टेक्निक शैटर्ड ग्रेट सोर्ड को यूज किया था। वह बड़ी तलवार सीधे डार्क एम्परर की तरफ आई, लेकिन डार्क एम्परर की स्पीड बहुत ज्यादा थी। उसने आराम से उस हमले को डॉज किया, हवा में ऊंची छलांग लगाई और टेडमार की नजरों से गायब हो गया। एक पल के लिए स्केलेटन लॉर्ड हैरानी से रुक गया। उसने मेरे सबसे बड़े हमले को डॉज कर दिया। उसके रुकने के इस एक पल ने ही उसका खेल खत्म कर दिया। डार्क एम्परर का पंच सीधे टेडमार के हेलमेट पर लगा। बुक ऑफ विशेस का क्रिटिकल हिट एनहांसमेंट तुरंत चालू हो गया। अब हर पंच 580 पॉइंट से ज्यादा का क्रिटिकल डैमेज दे रहा था। टेडमार का शरीर टूटने लगा। कुछ ही देर में स्केलेटन लॉर्ड नीचे गिरा और मर गया। उसी वक्त मैंने बचे हुए स्केलेटन सोल्जर्स को भी खत्म कर दिया। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया, बधाई हो, आपने टावर ऑफ बेबल का 20वां फ्लोर क्लियर कर लिया है। क्लियर करने का टाइम 3 मिनट 11 सेकेंड्स। रिवॉर्ड 100 फ्रैगमेंट्स ऑफ फेट। इसके तुरंत बाद पूरी दुनिया में एक अनाउंसमेंट हुई। प्लेयर डार्क एम्परर अकेले टावर ऑफ बेबल का 20वां फ्लोर क्लियर करने वाला पहला इंसान बन गया है। रिवॉर्ड एक व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट। इस बार मैंने टिकट को तुरंत यूज न करने का फैसला किया। इसे बाद के लिए बचाकर रखना ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बजाय मैंने ऊपर चढ़ना जारी रखा, अपनी पिछली जिंदगी की यादों और डार्क एम्परर की जबरदस्त ताकत का यूज करके मैं आखिरकार 29वें फ्लोर पर पहुंच गया। तब तक मैं लेवल 15 पर पहुंच चुका था। अंदर जाने से पहले एक वार्निंग आई, आपका अभी का लेवल इस फ्लोर के लिए जरूरी लेवल से बहुत कम है, अंदर जाना ठीक नहीं है। मैं बस मुस्कुरा दिया। ऐसी वार्निंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस फ्लोर को भी क्लियर करूंगा। मैंने डार्क एम्परर की तरफ देखा। दरवाजा लात मारकर खोल दो। उसने बिल्कुल वैसा ही किया।
वह बड़ा दरवाजा अंदर की तरफ टूट गया। दूसरी तरफ इस फ्लोर का राजा माइनोटॉर किंग खड़ा था। उस बड़े जानवर ने तुरंत अपना भारी हथौड़ा हमारी तरफ चलाया। जैसे ही मैंने उस हमले को डॉज किया, मुझे अपनी पिछली जिंदगी की एक और बात याद आई। अगर मैंने 21वें से लेकर 29वें फ्लोर के बीच एक भी मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ा, तो 30वें फ्लोर का बॉस उन सभी जिंदा बचे मॉन्स्टर्स को अपनी मदद के लिए बुला लेगा। मुझे पहले से पता था कि यह गलती मुझे बहुत भारी पड़ सकती है। इसका मतलब सिर्फ एक ही काम सबसे जरूरी था, माइनोटॉर किंग को सबसे पहले मारना होगा। उस मॉन्स्टर को जल्दी ही समझ आ गया कि वह डार्क एम्परर की तेज स्पीड का सामना नहीं कर पा रहा है, और वह एक भी सीधा हमला नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी एक और पावरफुल स्किल अर्थ शैटर को यूज किया। हमारे पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी और पूरा मैदान टूटकर गिरने लगा। इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। मैंने तुरंत बुक ऑफ विशेस को बुलाया। डार्क एम्परर का क्रिटिकल हिट रेट बढ़ा दो। विश तुरंत पूरी हो गई। डार्क एम्परर के पंचेज अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे, और अब उसका हर पंच एक बड़ा क्रिटिकल हिट बन रहा था। हर हमले से 450 से ज्यादा का क्रिटिकल डैमेज हो रहा था, जिससे माइनोटॉर किंग की हेल्थ तेजी से कम होने लगी। यह देखकर कि वह हारने वाला है, माइनोटॉर किंग ने अपनी सबसे बड़ी एबिलिटी किंग एस कमांड का यूज किया। मेरे सैनिकों, मेरा आदेश सुनो, बाहर आओ और अपने राजा की रक्षा करो। जैसे ही मैंने ये शब्द सुने, मैं मुस्कुरा दिया। मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। डार्क एम्परर के पास अभी भी एक स्किल बची थी जिसे उसने यूज नहीं किया था, सीज बाय फोर्स। जैसे ही मैंने इसे चालू किया, सिस्टम ने अनाउंस किया, सक्सेसफुली प्लंडर्ड, अर्थ शैटर, किंग एस कमांड, 23 एजिलिटी, 1200 हेल्थ पॉइंट्स। जैसे ही ये एबिलिटीज और स्टैट्स छीन लिए गए, माइनोटॉर किंग जमीन पर गिर गया। इतने सारे एक्सपीरियंस और एट्रीब्यूट्स की वजह से मैं तुरंत लेवल 15 से सीधे लेवल 18 पर पहुंच गया। तभी जिन माइनोटॉर वॉरियर्स को राजा ने बुलाया था, वे सब 30वें फ्लोर के दरवाजे की तरफ भागे। मैं अपनी इस नई स्किल को टेस्ट करने के लिए बेचैन था। मैंने खुद किंग एस कमांड को यूज किया। इसका असर तुरंत हुआ। भागते हुए सारे माइनोटॉर्स अपनी जगह पर रुक गए और फिर मेरे सामने एक घुटने पर बैठ गए। इसी बीच हैंग सिटी के बाहर एक और डंजन रेड चल रही थी। एक जवान लड़का एक बड़े मशरूम किंग के सामने खड़ा था। उसके पीछे एक बड़ी आंख तैर रही थी, जो उसका एसएस रैंक टैलेंट एम्परर आई था। उसके एक आदेश से मशरूम किंग और डंजन के सारे मॉन्स्टर्स तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। उसी वक्त यूटाइजी ताली बजाते हुए वहां आया। एक एसएस रैंक टैलेंट से मुझे यही उम्मीद थी। आप सच में अपने नाम के मुताबिक काम करते हैं, मिस्टर हुटाई। वह आदमी धीरे से घूमा। मेरा एम्परर आई हर उस जीव को कंट्रोल करता है जिसे मैं देखता हूँ। तो फिर इसका असर तुम पर क्यों नहीं हो रहा? यूटाइजी मुस्कुराया। क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे वक्त भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हुताई ने गुस्से से देखा। यह आदमी आखिर है कौन, और यह ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है जैसे मुझे पहले से जानता हो? आखिरकार उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? यूटाइजी ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम ही अकेले ऐसे इंसान हो जो मॉन्स्टर्स को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर सकते हो। वापस टावर ऑफ बेबल के अंदर बहुत सारे माइनोटॉर्स अभी भी मेरे सामने घुटनों पर बैठे हुए थे। डार्क एम्परर ने तुरंत अपनी एक नई चुराई हुई एबिलिटी को टेस्ट किया, अर्थ शैटर। मॉन्स्टर्स के नीचे की जमीन फट गई। घुटनों पर बैठा हर एक माइनोटॉर एक ही हमले में खत्म हो गया। इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स की वजह से मैं सीधे लेवल 22 पर पहुंच गया। प्लैनेट क्रिप्टॉन पर एक और वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट गूंजी। प्लेयर डार्क एम्परर को बधाई हो, जो टावर ऑफ बेबल का 30वां फ्लोर क्लियर करने वाला पहला प्लेयर बन गया है। इस अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टावर के बाहर की इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए मैं अपनी पहचान छुपाकर चुपके से वहां से निकल गया। अब जब मैं लेवल 20 पर पहुंच गया था, तो मैं आखिरकार अपने दूसरे जॉब एडवांसमेंट के लिए तैयार था। लेकिन टावर ऑफ बेबल के अंदर लगातार लड़ने की वजह से मुझे बहुत भूख लग रही थी। इतने बड़े एडवांसमेंट को शुरू करने से पहले मुझे कुछ खाना था, इसलिए मैं पास की एक नूडल्स की दुकान पर चला गया। वहां तेज आवाजों ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने तुरंत उनमें से एक को पहचान लिया। वह जांग वे था। वह कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। अब वह वहां अपने 2 साथियों के साथ खड़ा होकर एक लड़की को परेशान कर रहा था। वह उसी कंपनी में काम करती थी जहां मैं पहले काम करता था। उसका नाम चिन के लान था। जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और लगातार माफी मांग रही थी। उसकी हर माफी को इग्नोर करते हुए जांग वे ने उसे फिर से लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उनकी बातें सुनकर मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हुआ था। चिन के लान की एक गलती की वजह से उनका एक साथी टावर ऑफ बेबल के अंदर मर गया था। फिर भी वह उनकी टीम में अकेली हीलर थी, इसलिए वे उसे खो नहीं सकते थे। इसके बजाय वे उसे बस अपना गुस्सा निकालने के लिए पीट रहे थे। मेरा इसमें बीच में आने का कोई इरादा नहीं था। पिछली जिंदगी में वह उन लोगों में से एक थी जो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा था। जांगवे के ग्रुप के लिए वह बस एक जरिया थी जो उन्हें जिंदा रखती थी। जब वे टावर ऑफ बेबल के दूसरे फ्लोर पर जाने के अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक जांगवे की नजर मुझ पर पड़ी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह नूडल्स का बोल लेकर मेरे पास आया। हन जेंगवू, कितना वक्त हो गया है। जब से तुमने कंपनी छोड़ी है, मैंने तुम्हें नहीं देखा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तो तुमने कौन सा टैलेंट जगाया है? मुझे बताओ। मेरे पास एक तरीका है जिससे हम दोनों मिलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर तुम वान युक्सी के लायक बनना चाहते हो, तो तुम्हें पैसा और ताकत दोनों चाहिए होंगे। जैसे ही मैंने यह बात सुनी, मुझे पुरानी बातें याद आने लगीं।
पिछली जिंदगी में जब मैं जेल से छूट कर आया था, उसके 10 दिन बाद जांग वेई ने मुझसे बिल्कुल यही सवाल पूछा था। उस वक्त मैंने उस पर भरोसा किया था। मैंने उसे सच सच बता दिया था कि मेरा टैलेंट सिर्फ एफ रैंक का है। मेरी मदद करने के बजाय वह भी बाकी सबकी तरह मुझ पर हंसने लगा था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे सब याद आ गया। मैं खड़ा हो गया। मुझे तुम्हारे साथ टीम बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जांग वे जोर से हंसने लगा। तुम्हें लगता है तुम अकेले जिंदा रह पाओगे? क्या क्या तुम सच में खुद को डार्क एम्परर जितना स्ट्रांग समझते हो? उसी वक्त चिनकेलान अचानक भागती हुई मेरे पास आई। उसने मेरे पैर पकड़ लिए। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी। शर्माते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्लीज मुझे बचा लो। ने आराम से अपना हाथ पीछे खींच लिया। किसी और को ढूंढो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चांग वेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिनकेलान के बाल पकड़ लिए। बेशर्म औरत, तुम हर लड़के के साथ फ्लर्ट करती हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हान जंगू इतना स्ट्रांग है कि तुम्हें बचा सके? वह दर्द से चिल्ला उठी। इसी बीच जांग वे के दो साथी मुझ पर हंसने लगे। तो इस लूजर को लगता है कि यह बहुत पावरफुल है। मुझे पक्का पता है कि इसे अपना टैलेंट बताने में शर्म आ रही है क्योंकि वह बिल्कुल कचरा होगा। जांग वे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं वान फैमिली के करीब जाने का प्लान बना रहा हूँ। शायद तब मुझे वान युक्सी को डेट करने का मौका मिल जाए। जैसे ही उसने उसका नाम लिया मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, उसका नाम बीच में मत लाओ। जांग वे और जोर से हंसने लगा। तुम जैसे एक बेकार और आम इंसान को क्या लगता है कि वह कभी तुम्हारी तरफ देखेगी भी? मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। मेरा सब्र अब खत्म हो रहा था। लेकिन जांग वे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने पहले ही सोच लिया था कि आज मैं यहाँ से मार खाकर ही जाऊंगा। वह अपने दोस्तों की तरफ घूमा। इसे एक सबक सिखाओ। अब इसे समझ आना चाहिए कि यह नई दुनिया कैसे चलती है। यहाँ ताकतवर का राज होता है और ये हम सबसे कमजोर है। उन दोनों ने तुरंत अपनी पावर्स चालू कर दी। हम कब से सोच रहे थे कि डंजन से मिली नई स्किल्स को कहाँ टेस्ट करें। लगता है हान जेंगू का चेहरा इसके लिए बिल्कुल सही टारगेट रहेगा। वे घमंड भरी स्माइल के साथ मेरी तरफ बढ़ते हैं। अपने घुटनों पर बैठ जाओ। हमें पापा कहो तो शायद हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। मैंने दोनों पंचेस को आते हुए देखा। वे बहुत ही स्लो लग रहे थे। मैंने अपना हाथ उठाया। 2 पंचेस, बस इतना ही काफी था। दोनों के दोनों तुरंत ही नीचे गिर गए। क्या इन बेवकूफों को सच में लगता है कि ये इस दुनिया को मुझसे बेहतर समझते हैं? मैं इस दुनिया में 2 बार जी चुका हूँ। यहाँ कोई भी इसके रूल्स को मुझसे बेहतर नहीं जानता। यहाँ तक कि जांग वे भी हैरानी से वहीं रुक गया। उसने नहीं सोचा था कि उसके दोनों साथी एक एक पंच में ही ढेर हो जाएंगे। अपने दांत पीसते हुए उसने एक खंजर निकाला और मेरी तरफ झपटा। मैं आराम से एक तरफ हो गया और उसकी छाती पर एक जोरदार लात मारी। वह पीछे की तरफ उद्धता हुआ गया और कुछ मीटर दूर जाकर गिरा। वे दोनों आदमी जो अभी अभी होश में आए थे हैरानी से जांग वे को देखने लगे। उसने उसे एक लात में ही दूर फेंक दिया। उनके घमंड की जगह अब डर ने ले ली थी। बिना एक भी शब्द बोले दोनों अपने घुटनों पर बैठ गए। मास्टर हनजुंग वू, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। हम आपके वफादार बनना चाहते हैं। प्लीज हमें रख लीजिए। क्या आपकी टीम में हमारे लिए कोई जगह है? मैं बिना किसी इमोशन के उन्हें नीचे देखता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मुझे किसी के साथ टीम बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझसे बेखबर कोई पास की खिड़की से इस पूरी लड़ाई को देख रहा था। वह मेरी लूटने वाली लिस्ट के आने वाले टारगेट्स में से एक था। 8 हेड असेंबली के 8 लीडर्स में से एक। सबको इग्नोर करते हुए मैं जाने के लिए मुद्दा। अचानक चिनकिलान ने मेरा हाथ पकड़ डिडेच लिया। मेरी तरफ फरियाद भरी आंखों से देखते हुए वह धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ ले जाने पर कभी पछताओगे नहीं। उसने प्यार से मेरा हाथ अपने गाल पर रखा। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। किसी और को ढूंढो। फिर मैं बिना पीछे देखे चला गया। मेरे पीछे चिनकैलन का चेहरा बेइज्जती की वजह से गुस्से में बदल गया। मैं कसम खाती हूँ आज मुझे इस तरह बेइज्जत करने के लिए मैं तुमसे दुगना बदला लूंगी। जांग वेई के साथी उसका मजाक उड़ाने लगे। तुम्हें सच में लगा कि तुम हान जंगवू को फंसा सकती हो? वह अकेली लद्दकी जिसकी वह परवाह करता है वह वन युक्सी है। तुम उसे कुछ भी दे दो वह तुम्हें कभी नहीं चुनेगा। चिनकिलान ने अपने दांत पीसे। मैं वन युक्सी से किस तरह कम हूँ? उनमें से एक हंसा, तुम तो उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। उसी वक्त दोनों आदमियों को अचानक चिनकिलान के अंदर से एक बहुत तेज एनर्जी आती हुई महसूस हुई। वे तुरंत खड़े हो गए। हनजुंग वू अब जा चुका है। तुम्हें क्या लगता है अब कौन तुम्हें बचाएगा? लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। मैंने उन्हें पहले ही इतना बुरा पीटा था कि उनके पास लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। चिनकिलेन ने भी यह देख लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उन दोनों को बार बार थप्पड़ मारने लगी। यह उन सब चीजों के लिए है जो तुमने मेरे साथ की हैं। वह तब तक नहीं रुकी जब तक उनके चेहरे पूरी तरह सूज नहीं गए। ऊपर से देखते हुए बाई होंगले को यह सब काफी मजेदार लगा। वह अपने एक आदमी की तरफ मुद्दा, उस औरत को अपनी टीम में शामिल करो। हमारी गिल्ड में ज्यादा लद्दकियां नहीं हैं और मुझे लगता है कि वह हमें हानजुंग वू के बारे में काफी जरूरी जानकारी दे सकती है। अपना पूरा गुस्सा निकालने के बाद चिनकुलान ने दोनों आदमियों की पीठ पर पैर रखा और मुस्कुराई। एक दिन मैं हान जंगवू के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह खड़ी होंगी। जाओगांग नाम का एक आदमी उसके पास आया।
क्या तुमने एट हेड असेंबली के बारे में सुना है? हम तुम्हें अपने साथ जुड़ने के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। गिल्ड की खौफनाक बदनामी को जानते हुए चिंकिलन ने तुरंत हाँ कर दी और बिना सोचे समझे अग्रीमेंट साइन कर दिया। वह बस एक ही चीज चाहती थी, यह साबित करना कि हानजुंग वू उसकी असली कीमत को समझने में नाकाम रहा। शाओगांग ने पूछा, आखिर वह आदमी कौन था? उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, उसका नाम हानजुंग वू है। हम एक ही कंपनी में काम करते थे। शाओगांग थोड़ा पास आया। क्या उसकी कोई कमजोरी है? अगर हमें पता चल जाए तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने दिल में जलती हुई नफरत की वजह से चिन किलान ने तुरंत जवाब दिया, हानजुंग वू की सिर्फ एक ही कमजोरी है, वान युक्सी। इस बीच मैं पहले ही सेकंड जॉब एडवांसमेंट गिल्ड की तरफ बरच रहा था। जो बात मुझे नहीं पता थी वह यह थी कि जब से मैंने नूडल शॉप छोड़ दी थी तभी से कोई मेरा पीछा कर रहा था। उस जासूस को एट हेड असेंबली ने भेजा था। बेशक मैंने उसे बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। मैंने बस तुरंत उसका सामना नहीं किया क्योंकि मुझे अभी तक यह नहीं पता था कि वह किसके लिए काम करता है। उसी वक्त उस जासूस को एक मैसेज मिला, हानजुंग वू की कमजोरी वन युक्सी है, उसका पीछा करते रहो और फिर उस औरत के बारे में पता लगाओ। ऑर्डर मिलने के बाद वह और भी ध्यान से मेरा पीछा करने लगा। अचानक मैं चलते चलते रुक गया और धीरे से पीछे मुद्दा। जासूस वहीं जम गया। क्या उसने मुझे देख लिया? नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं आराम से उसके पास से गुजर गया। जैसे ही उसने चैन की सांस ली मैंने देखा कि वह ठीक अपने पीछे खड़े एक शख्स से टकरा गया जो डार्क एम्परर था। बिना किसी हिचकिचाहट के डार्क एम्परर ने उसे एक ही पंच में दूर फेंक दिया। मैं उसके पास गया। मेरा चेहरा बिल्कुल ठंडा पुड्डी से डिटैच गया था। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? जासूस ने तुरंत एक झूठी स्माइल दी। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। आपने मुझ पर बिना किसी वजह के हमला क्यों किया? जवाब देने के बजाय मैंने उसका कान पकड़िड़ा और मुस्कुराया। तो तुम एट हेड असेंबली से हो। जैसे ही मैंने उसकी पहचान कंफर्म की मेरा चेहरा सीरियस हो गया। कुछ तो गड़बड़ दिया है। एट हेड असेंबली को इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उनसे बहुत बाद में मिला था। मैंने उसे एक आखिरी मौका दिया। मैं सिर्फ एक बार पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? वह बिल्कुल चुप रहा। जैसा कि उम्मीद थी, किसी भी तरह का डर असेंबली के मेंबर का मुंह नहीं खुलवा सकता। उससे सीधे सवाल पूछना बेकार है। इसके बजाय मैंने बुक ऑफ विशेस को बुलाया। मुझे इस आदमी का असली मकसद बताओ। बुक ऑफ विशेस ने अपनी एबिलिटी को चालू किया। पलकें झपकते ही जासूस की आंखें बिल्कुल बेजान हो गईं, जैसे कोई कठपुतली हो। वह बिना रुके बोलने लगा, मेरा नाम सन लैंग है। मैं बाय होंगले के लिए काम करता हूँ, जो एट हेड असेंबली के लीडर्स में से एक है। हमने नूडल शॉप पर एक औरत को अपनी टीम में शामिल किया है। उसने हमें हनजुंग वू नाम के एक आदमी के बारे में बताया और दावा किया कि वह बहुत ताकतवर है। मुझे हनजुंग वू पर नजर रखने और वान युक्सी नाम की औरत के बारे में पता लगाने का ऑर्डर मिला था। हमारे लीडर को लगता है कि वान युक्सी ही हानजुंग वू की कमजोरी है। उनका प्लान हानजुंग वू को धमकाकर एट हेड असेंबली में शामिल करने का है। ये सब सुनकर मैं सच में हैरान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे चिन किलान को इतनी जल्दी अपनी टीम में शामिल कर लेंगे और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से सब कुछ बता देगी। तभी एक और दर्दनाक याद मेरे दिमाग में आई। दुनिया खत्म होने के 3 साल बाद बाय होंगले ने खुद अपने हाथों से वान युक्सी को मार दिया था। उस वक्त मैंने खुद को बहुत सारे डंजन्स में झोंक दिया ताकि मैं उसकी मौत का बदला लेने के लिए ताकतवर बन सकूं। लेकिन इसके बजाय मुझे धोखा मिला और मुझे मौका मिलने से पहले ही मार दिया गया। लेकिन यह जिंदगी अलग होगी। इससे पहले कि बाय होंगले वान युक्सी तक पहुंचे मैं उसे पहले ही मार दूंगा। फिर भी मैं अभी उतना ताकतवर नहीं था। मेरी सबसे पहली जरूरत अपना सेकंड जॉब एडवांसमेंट पूरा करना था। तभी मुझ में बाय होंगले का सामना करने का कॉन्फिडेंस आएगा। मैं डार्क एम्परर की तरफ देखता हूँ, इस बॉडी को ठिकाने लगा दो। उसके बाद मैंने दोबारा बुक ऑफ विशेस को बुलाया। अगर मैं वान युक्सी को बचाने की विश मांगूं तो तुम कब तक उसकी सेफ्टी की गारंटी दे सकते हो? बुक ऑफ विशेस ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर सोचा। मेरी अभी की ताकत के हिसाब से मैं उसे ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक बचा सकता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया। 24 घंटे काफी हैं। मैं उस टाइम के अंदर अपना सेकंड जॉब एडवांसमेंट पूरा कर लूंगा। कर दो। विश मांगने के बाद मैं सीधा सेकंड जॉब एडवांसमेंट गिल्ड की तरफ निकल गया। अपनी पिछली जिंदगी की यादों की वजह से मुझे पहले से ही उसकी सही जगह पता थी। मुझे वहां पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक बड़ी सिल्वर बिल्डिंग मेरे सामने खड़ी थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा मैंने खुद को एक शानदार यूरोपियन स्टाइल के हॉल में पाया। एक अधेड़ उम्र का आदमी आराम से अपनी चाय पी रहा था और आने वालों का वेट कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुराया। तो एक और मुसाफिर आ गया है। मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ किसी BDD लेवल के राज की तलाश में आए हो? मैं पहले से ही उस आदमी की पहचान जानता था। उसका नाम डेजमंड था, जो सेकंड जॉब एडवांसमेंट का इंस्ट्रक्टर था। मैंने इज्जत से अपना सिर झुकाया। इंस्ट्रक्टर डेजमंड, प्लीज मेरा रास्ता दिखाएं। डेजमंड ने धीरे से अपना हाथ उठाया। मेरे पीछे एक चमकता हुआ दरवाजा दिखा जिसमें से तेज सफेद रोशनी निकल रही थी। तुम्हें बर्फ के जंगल में जाना होगा। 30 काले स्नोमैन और पेंगुइन किंग को मारना होगा। अपनी जीत का सबूत लेकर वापस आओ। मुझे हर काले स्नोमैन के सींग और पेंगुइन किंग की चोंच चाहिए होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा। जैसे ही मैंने बर्फ के जंगल में एंट्री की, एक तेज बर्फ के तूफान ने मेरा स्वागत किया। अचानक मुझे अपने पीछे किसी चीज का एहसास हुआ। मैं पीछे मुद्दा।
एक काला स्नोमैन बिना कोई आवाज किए वहां आ गया था। उसका बड़ा सा मुक्का मेरी तरफ तेजी से आया। इससे पहले कि वह हमला मुझ तक पहुंचता, डार्क एम्परर ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया। ये मॉन्स्टर्स मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ध्यान से देखने पर मैंने देखा कि जहां स्नोमैन का सींग होना चाहिए था, वहां एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल लगा था। यह जरूर वही सबूत होगा जिसके बारे में डेजमंड ने बताया था। मैंने डार्क एम्परर की तरफ देखा। इन सबको मार दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। डार्क एम्परर आगे की तरफ झपटा। हर काला स्नोमैन जिस पर उसने हमला किया वह तुरंत बर्फ बनकर पिघल गया और पीछे सिर्फ नीला क्रिस्टल रह गया। मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुका। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। कुछ ही देर में हर तरफ से काले स्नोमैन निकलने लगे। उन्होंने हमें पूरी तरह घेर लिया। मैं घबराया नहीं। इसके बजाय मैंने आराम से अपनी छोटी तलवार निकाली। अब असली लड़ाई शुरू होती है। किस्मत से काले स्नोमैन ज्यादा तेज नहीं थे। यह जानते हुए डार्क एम्परर और मैंने एक साथ हमला कर दिया। एक के बाद एक सारे मॉन्स्टर्स गिरने लगे। तभी एक बहुत बड़ा सफेद जायंट स्नोमैन सामने आया। डार्क एम्परर को एक सीढ़ी की तरह यूज करते हुए मैंने हवा में छलांग लगा दी और उस जायंट के शरीर पर वार किया। डार्क एम्परर ने पीछे से अर्थ शैटर का यूज किया, जिसने नीचे की जमी हुई जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया। और भी काले स्नोमैन लड़ाई के मैदान में आते जा रहे थे। मैंने अपनी तलवार उनकी तरफ की। डार्क एम्परर, एक एक को खत्म कर दो। उसके मुक्के इतनी तेजी से चल रहे थे कि दिख भी नहीं रहे थे। कोई भी स्नोमैन उसके हमलों से बच नहीं पा रहा था। जल्दी ही लद्दाई के मैदान में पिघलती हुई बर्फ के सिवा कुछ नहीं बचा था। जब मैंने अपने पास के क्रिस्टल्स को गिना तो मेरे पास पहले से ही 37 सींग थे, जो ट्रायल पूरा करने के लिए काफी से ज्यादा थे। लेकिन कुछ गड़ी ढेबड़ी अच्छे लग रही थी। काले स्नोमैन की गिनती कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। लड्डधाई के मैदान से बहुत ऊपर एक छोटा पेंगुइन सोने का ताज पहने एक बर्फ के तख्त पर आराम से बैठा था और मजे से रेड वाइन पी रहा था। वही था पेंगुइन किंग। वही पहाड़ की छोटी से हर एक काले स्नोमैन को ऑर्डर दे रहा था। जैसे ही उसने अगला ऑर्डर दिया कि हमला करते रहो, मरे हुए हर एक स्नोमैन के अंदर से चमकती हुई आत्माएं निकलने लगीं। मैंने एक को पकड़ने की कोशिश की। वह बहते हुए पानी की तरह मेरी उंगलियों के बीच से निकल गई। मैंने देखा कि सारी आत्माएं पहाड़ की चोटी की तरफ उड़ने लगीं। वे सब पेंगुइन किंग के हाथ में जमा हो गईं। उसके एक और ऑर्डर के साथ वे आत्माएं वापस चली गईं अपने पुराने शरीर के अंदर, और मरे हुए स्नोमैन दोबारा खड़े हो गए। मैं हैरानी से देखता रह गया। तो यह बात है, इसीलिए ये कभी खत्म नहीं हो रहे हैं। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। हम स्नोमैन के इस न खत्म होने वाले तूफान से बचते हुए सीधा पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ेंगे। डार्क एम्परर और मैं तेजी से पेंगुइन किंग की तरफ भागे। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि हम पास आ रहे हैं, हम मरने वाले थे, उसने अपनी एक और स्किल चालू की, किंग एस कॉल। हर एक स्नोमैन अचानक बहुत तेज हो गया। वे सब बहुत तेजी से हमारे पीछे भागने लगे। डार्क एम्परर ने तुरंत मुझे अपने कंधे पर उठाया और अपनी स्पीड और बढ़ा दी। जब हम काफी पास पहुंच गए, उसने मुझे पेंगुइन किंग की तरफ फेंक दिया। मैं हवा में उड़ाते हुए गया और अपनी छोटी तलवार निकाली। मैंने पेंगुइन किंग को बीच से दो हिस्सों में काट दिया। सबूत के तौर पर उसकी चोंच लेने के बाद मैंने उसके शरीर को नीचे गिरते हुए देखा। जैसे ही पेंगुइन किंग मरा, बाकी बचे सारे स्नोमैन तुरंत पिघल गए। मैं सारे सबूत लेकर डेजमंड के पास वापस गया। मुझे इतनी जल्दी ट्रायल पूरा करते देख वह मुस्कुराया। मेरे बच्चे, तुम्हारी ताकत ने मेरा ध्यान खींचा है। मुझे तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी ताकत दिख रही है। मैं तुम्हें 3 आर्म सेकंड ईयर असैसिन क्लासेस दे सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारी असली लिमिट है। क्या तुम इसके बजाय अपना रास्ता खुद चुनना चाहोगे? एक हिडन क्लास, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुक ऑफ विशेस ने बताया था। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। डेजमंड का चेहरा सीरियस हो गया। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, आर्म असैसिन एडवांसमेंट के अलावा भी बहुत सारी हिडन क्लासेस हैं, लेकिन इसमें फेल होने का चांस बहुत ज्यादा है। तुम अपनी जान भी खो सकते हो। मैंने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। मैं खतरे को समझता हूँ और मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मेरा हौसला देखकर डेजमंड हंसा। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, क्योंकि तुमने अपनी लिमिट्स को पार करने का फैसला किया है। मैं तुम्हारे दिमाग को एक खास जगह पर लेकर जाऊंगा। वहां तुम अपनी क्लास खुद चुनोगे, लेकिन याद रखना, ताकत के लालच में वहां ज्यादा देर मत रुकना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हमेशा के लिए उस जगह पर फंस जाओगे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक अजीब सी ताकत ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया और मेरा दिमाग एक दूसरी दुनिया में चला गया। ऐसा लगा जैसे सदियां बीत गई हों। मैंने अपना होश खो दिया। फिर मेरी आंखें खुली। मैंने खुद को एक न खत्म होने वाले खाली आसमान में खड़िरदा पाया। अचानक मेरे सामने एक चमकता हुआ लाल रोशनी का खंभा दिखा। उसके आसपास अलग अलग रंगों के ढेरों खंभे थे। मैंने हैरानी से अपना हाथ उस लाल खंभे के अंदर डाला। एक सिस्टम विंडो सामने आई। हिडन क्लास, लॉलेस आउटलॉ, स्किल्स, लॉलेस बॉस, लाइट एंड शैडो इंटरप्ले। ये वही हिडन क्लास है जिसे बुक ऑफ विशेस ने सजेस्ट किया था। इसके बाद मैंने अपना हाथ एक नीले खंभे के अंदर डाला। एक और विंडो सामने आई। हिडन क्लास, शैडो मैन, स्किल्स, शैडो क्लोन, शैडो स्टिचिंग, शैडो कर्स। ये स्किल्स लाल पिलर वाले स्किल्स से भी ज्यादा ताकतवर हैं। मुझे जल्दी ही एक बात समझ आई। हर पिलर का रंग उसके अंदर छुपे क्लास की क्वालिटी को दिखाता था। फिर मेरी नजर एक चमकते हुए सुनहरे पिलर पर पड़ी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक बहुत बड़ी विंडो सामने आई। लेजेंडरी क्लास, स्टॉर्म सोर्ड्समैन, स्किल्स, सोनिक शॉर्ट ब्रेथ, गेल ब्लेड,
इन्फिनिट स्वॉर्ड एनर्जी। मैं अपना झटका नहीं छुपा पाया। एक लेजेंडरी क्लास। अपनी पिछली जिंदगी में भी मैंने कभी किसी को इसे पाते हुए नहीं सुना था। अगर मैं इसे चुनता हूं तो एट हेड असेंबली जैसे ऑर्गेनाइजेशंस मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया। अगर यह क्लास थी तो बुक ऑफ विशेस ने मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? बिना सोचे मैंने बुक ऑफ विशेस को बुलाया। तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया? बुक ऑफ विशेस ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया मास्टर। मैंने लॉलेस आउटलॉ इसलिए बताया क्योंकि वह आपके लिए सबसे सेफ रास्ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टॉर्म सोर्ड्समैन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी सिर्फ 1% है और इसका सक्सेस रेट तो उससे भी कम, सिर्फ 0.5% है। यह बात सुनकर मैं आखिरकार शांत हुआ। वह सही कह रहा है। 5% सक्सेस रेट होना मतलब इसे पाना लगभग नामुमकिन है। बुक ऑफ विशेस ने आगे बताया, शैडोमैन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी 22% है और इसका सक्सेस रेट 9% है। हालांकि ये स्टॉर्म सोर्ड्समैन से बहुत बेहतर है, लेकिन इसे चुनना अभी भी बहुत बड़ा खतरा होगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, तो फिर लॉलेस आउटलॉ के नंबर्स बताओ। बुक ऑफ विशेस ने तुरंत जवाब दिया, लॉलेस आउटलॉ के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी 89% है और इसका सक्सेस रेट 98% है। उस पल सब कुछ साफ हो गया। बुक ऑफ विशेस मुझे रोक नहीं रहा था। उसने तो बस मेरी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से सबसे सेफ रास्ता बताया था। लेकिन मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सबसे सेफ रास्ता चाहिए। मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मैं यहाँ से सबसे बड़ा इनाम लेकर ही जाऊंगा। बुक ऑफ विशेस खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब से जब भी तुम मेरे सामने कोई रास्ता रखो तो मुझे उसके फायदे और नुकसान दोनों बताना। समझ गए? उसने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। बिना कुछ बोले मैं सुनहरे पिलर की तरफ बढ़ने लगा। उसके अंदर जाने से ठीक पहले मेरे दिमाग में एक और सवाल आया। एक आखिरी सवाल। अगर स्टॉर्म सोर्ड्समैन के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी सिर्फ 1% है, लेकिन मैं किसी तरह कामयाब हो जाता हूँ, तो क्या मैं इसकी 100% ताकत यूज कर पाऊंगा? बुक ऑफ विशेस ने सच सच जवाब दिया, हाँ। अगर आपने स्टॉर्म सोर्ड्समैन को कामयाबी से पा लिया तो आप इसकी पूरी ताकत यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फेल हुए तो सबसे बेहतर हालत में भी आपका दिमाग 20 दिनों तक खराब रहेगा और सबसे बुरी हालत में आपकी मौत हो सकती है। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। 20 दिन, यह तो मौत जैसा ही है। अगर मैं इतने दिनों तक बेहोश रहा तो बाकी सब मुझसे बहुत आगे निकल जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, मैं वान युक्सी को नहीं बचा पाऊंगा। फिर मैंने बुक ऑफ विशेस की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम समझदार हो, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो। मैं चाहता हूं कि मुझे स्टॉर्म सोर्ड्समैन क्लास कामयाबी से मिल जाए। एक सेकंड भी गंवाए बिना मैंने सुनहरे पिलर के अंदर कदम रख दिया। बुक ऑफ विशेस ने तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। कुछ ही देर बाद उसने कहा, मास्टर, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। तुरंत ही स्टॉर्म सोर्ड्समैन की ढेरों यादें और टेक्निक्स मेरे दिमाग में आने लगी। ट्रायल के बाहर इंस्ट्रक्टर डेजमंड ध्यान से सब कुछ देख रहा था। स्टॉर्म सोर्ड्समैन एक पुरानी लेजेंडरी क्लास थी जो कई साल पहले गायब हो गई थी। यहाँ तक कि SSS रैंक वाले जीनियस भी इसे पाने में फेल हो चुके हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि यह लड़का कहाँ तक जा सकता है। मेरे दिमाग के अंदर ज्ञान का एक बेहद बड़ा तूफान मेरे दिमाग और शरीर में भरने लगा। स्टॉर्म सोर्ड्समैन की असली ताकत पाने के लिए मुझे सबसे पहले तूफान के सच को समझना था। उस जगह पर एक आवाज गूंजी, अपनी तलवार और हवा दोनों के वफादार रहो। मौत हमेशा तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी, लेकिन उससे कभी डरना मत। अपनी तलवार को अपने दिल से चलाओ, हवा के साथ आगे बढ़ो। यकीन रखो, हवा ही तुम्हारी तलवार है। तुम्हारी समझ जितनी गहरी होगी, तुम इस दुनिया को उतना ही बेहतर देख पाओगे और स्टॉर्म सोर्ड का हर एक वार उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। सिर्फ वही लोग सबसे ताकतवर बन सकते हैं जो बिना किसी डर के मौत का सामना करते हैं, और ऐसे ही योद्धा स्टॉर्म सोर्ड्समैन कहलाने के लायक होते हैं। शुरू में बुक ऑफ विशेस की वजह से इस ज्ञान को समझना बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उसकी एनर्जी तेजी से खत्म होने लगी। आखिरकार बुक ऑफ विशेस उस ख्वाहिश को पूरा नहीं रख पाया और उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। अपनी ताकत वापस पाने के लिए उसे एक बार फिर गहरी नींद में जाना पड़ेगा। उसके बिना भी मैं इस क्लास को पूरी तरह पाने से सिर्फ एक कदम दूर था। फिर अचानक मेरा दिमाग कमजोर होने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं उस बेहद बड़ी जगह पर गिर गया। मेरे बेहोश होने के बाद भी क्लास पाने का काम चलता रहा। बाहर डेजमंड चुपचाप मेरे शरीर को देख रहा था। स्टॉर्म सोर्ड्समैन एक लेजेंडरी क्लास है। मैंने कभी किसी को इसे पाने में कामयाब होते नहीं देखा। कुछ ही देर बाद मेरा शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया और मेरी आंखें बंद हो गईं। डेजमंड को लगा कि मैं फेल हो गया हूँ। अगर हालत और खराब होती तो मेरा दिमाग हमेशा के लिए उसी जगह फंसा रह सकता था। उसने आह भरी, आजकल के जवान लोग बहुत बड़े सपने देखते हैं। शायद ये हार तुम्हें कुछ सिखाएगी। आमतौर पर सिर्फ SSS रैंक वालों के पास ही लेजेंडरी क्लास पाने का मौका होता है। सिर्फ एक S रैंक टैलेंट के साथ तुम्हारा कोई हिडन क्लास पा लेना ही बहुत बड़ी बात होती। तभी पूरी दुनिया में एक ऐलान गूंजा, दुनिया का पहला सेकंड जॉब एडवांसमेंट पूरा हो चुका है। डेजमंड ने अपना सिर हिलाया। कितने दुख की बात है। अगर तुमने सही क्लास चुनी होती तो यह ऐलान तुम्हारे लिए होता, लेकिन तुमने लेजेंडरी क्लास के पीछे भागकर अपना पहला नंबर गंवा दिया और कोई और आगे निकल गया। उसी पल मेरी आंखें धीरे से खुलीं। हालांकि मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा था, फिर भी मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई। मैंने सीधा डेजमंड की तरफ देखा।
आपको कैसे पता कि वह पहला मैं नहीं हूँ? डेजमंड हैरान रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सच में कामयाब हो गए? बिना कोई जवाब दिए मैंने एक हाई ग्रेड रिकवरी पोशन निकाला और उसे पी लिया। तुरंत ही मेरी ताकत और दिमाग बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ ही सेकंड में मैं लगभग 80% ठीक हो गया था। डेजमंड मुझे हैरानी से देखने लगा। नहीं, यह नामुमकिन है। तुमने ये कैसे किया? मुझे बताओ ना। मैं वादा करता हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगा। मैं बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिया। इसके बजाय मैंने जमीन की तरफ देखा। इंस्ट्रक्टर, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ थोड़ी गर्मी बढ़ रही है? डेजमंड ने हैरानी से नीचे देखा। जो सिगरेट उसने पहले गिराई थी उससे कारपेट पर आग लग गई थी। क्या? वह तुरंत आग बुझाने के लिए आगे बढ़ा। जब उसका ध्यान भटका हुआ था, मैं चुपचाप वहां से निकल गया। अब यहाँ और वक्त खराब करने का कोई मतलब नहीं था। जब मैं बाहर आया तो रात हो चुकी थी। इस पूरे काम में लगभग 5 घंटे लग गए थे। मैंने अपना फोन चेक किया। 5 नए मैसेजेस आए थे। वह सब चिनकलन के थे। क्या हम कल साथ में लंच कर सकते हैं? उसने मुझे रेस्टोरेंट का एड्रेस भी भेजा था। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे अच्छे से पता है कि यह क्या है। बाय होंगलो ने तुम्हें मुझे बुलाने के लिए कहा है। लेकिन कोई बात नहीं। मैं खुद भी बाय होंगलो का शिकार करने का प्लान बना रहा था। तुमने मुझे बिल्कुल सही मौका दे दिया। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, मैं आऊंगा। मैंने मिलने का वक्त और जगह भी बदल दी। कहीं और। छिनकलन बाय होंगलो के साथ वक्त बिता रही थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने मेरा रिप्लाई पढ़ा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। ही हैडंट एक्सपेक्टेड मी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन सो इजीली। जगह बदलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आराम से अपने कपड़े पहने और बोला, हम कल इस बारे में बात करेंगे। और फिर वह चला गया। छिनकलन ने गुस्से से उसे जाते हुए देखा। वह उसके साथ अच्छा वक्त बिता रही थी और मेरे मैसेज ने सब खराब कर दिया। मेरे लिए उसका गुस्सा और बढ़ गया। हंजुंग वू, तुमने मेरी शाम खराब कर दी। बस रुको, मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगी। तभी उस अजीब टैबलेट पर एक नया मैसेज आया। प्लैनेट क्रिप्टन पर जिस पहले इंसान ने सेकंड ईयर जॉब पाई है उसने एक काउंटडाउन शुरू कर दिया है। इस बदलाव के 24 घंटे के अंदर एक छोटा संकट शुरू हो जाएगा। टैबलेट पर नजर रखने वाले साइंटिस्ट हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत यह मैसेज 5 बड़ी ताकतों के लीडर्स को भेज दिया। सब लोग एक सवाल पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए कि आखिर इस छोटे संकट का क्या मतलब है। एक लंबी मीटिंग के बाद 5 बड़ी ताकतों ने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया, कल से घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। अगले आदेश तक पूरी दुनिया में कर्फ्यू रहेगा। सभी को अपने घरों के अंदर रहने का हुक्म दिया गया। इस बीच मैं बीच पर चुपचाप बाय होंगलो का इंतजार कर रहा था। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे सेकंड जॉब एडवांसमेंट की वजह से पूरी दुनिया में इतना बड़ा असर पड़ा है। जब मेरे फोन पर सरकारी ऐलान आया तो मैं तुरंत समझ गया कि कर्फ्यू क्यों लगाया गया है। लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। मेरी पिछली जिंदगी के हिसाब से पहला संकट 5 दिन बाद आना चाहिए था। यह वक्त पहले क्यों आ गया? मैंने अपनी यादों को टटोला। पहला संकट दूसरी दुनिया के कीड़ों का हमला था। हमला करने वाले मॉन्स्टर्स लेवल 1 से लेवल 20 तक के थे। अवेकेंड प्लेयर्स के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था। उन कीड़ों को मारने से आम मॉन्स्टर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता था। इस संकट की वजह से कई बड़े गिल्ड्स ताकतवर बन गए थे। लेकिन आम लोगों और कम लेवल वाले अवेकनर्स के लिए यह एक बुरा सपना था। यह तबाही 15 दिनों तक चली थी। उस दौरान सब कुछ बर्बाद हो गया था और पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई थी। मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगा। मैं उन लोगों को नहीं बचा पाया जिन्होंने मुझे बचाया था। मैं सिर्फ एक बोझ था। लेकिन इस बार मेरे पास उन्हें बचाने की ताकत है। मेरा बचपन आसान नहीं था। मुझे हमेशा परेशान किया जाता था। सिर्फ वान यूकी ही हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। उसने मुझे बचपन में बहुत सी बातें सिखाई थीं। यहाँ तक कि मेरे भाई ने मेरे लिए वान फैमिली से सामान भी चुराया था। जब वान फैमिली को पता चला कि उसने क्या किया है तो उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। इसके बजाय मिस्टर और मिसेस वॉन मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार करते रहे। मेरी जिंदगी के हर बड़े पल में एक बात कॉमन थी। वान यूकी हमेशा वहां थी। मेरी सबसे प्यारी यादें वही हैं जो मैंने उसके साथ बिताई थीं। फिर भी जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं उसे बचा नहीं पाया। और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे बाय होंगलो का हाथ था। इस बार मैं बाय होंगलो को कोई मौका मिलने से पहले ही मार दूंगा। इस बीच बाय होंगलो अपने 2 साथियों के साथ मिलने की जगह की तरफ गाड़ी चला रहा था। अचानक उसका फोन बजा। जैसे ही उसने देखा कि किसका फोन है उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। उसने इज्जत से फोन उठाया और दूसरी तरफ से एल्डर ने कहा, गोंगतियन, तुम्हें उस आदमी से मिलना होगा जिसे हमने चुना है। लॉर्ड गैंगबैन को अपने टैलेंट के बारे में बताना तुम्हारी जरूरत है। तब जाकर उसका असली नाम सामने आया। बाय होंगलो का असली नाम गोंगतियन था। कई पीढ़ियों से उसका खानदान ईस्ट कोरिया के रॉयल फैमिली की हिफाजत करता आ रहा था। जब 1 साल पहले ईस्ट कोरिया खत्म हो गया तो वह प्रिंसेस जाजिए को बचाकर बाहर ले गया। उसके बाद रॉयल फैमिली के बचे हुए लोग वेस्ट कोरिया में इकट्ठे हुए। उन्होंने मिलकर अपना एक बड़ा बिजनेस शुरू किया। ईस्ट कोरिया के बचे हुए कई लोग उनकी हिफाजत में आ गए।
आखिरकार उन्होंने एट हेड असेंबली नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। जैसे इसे लोगों को ताकतवर टैलेंट्स मिलने लगे, यह ऑर्गेनाइजेशन तेजी से बड़ा होता गया। कई ए रैंक और उससे बड़े अवेकनर्स इसमें शामिल हो गए। उनमें से एक बहुत ही खास आदमी था, लॉर्ड गैंगबैन, जिसके पास एक अनोखा ट्रिपल एस रैंक टैलेंट था। उसी की वजह से यह असेंबली इतनी ज्यादा ताकतवर बन गई थी। जब बाय होंगलो एल्डर की बातें सुन रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। एल्डर ने आगे कहा, अगले महीने प्रिंसेस जाजिए की सगाई लॉर्ड गैंगबैन से होने वाली है। जितने हो सकें उतने स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठे करो, सगाई के जश्न के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। फोन कट गया। बाय होंगलो ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। कई सालों से उसे लगता था कि प्रिंसेस जाजिए एक दिन उससे शादी करेगी, लेकिन अब उनकी सगाई एक ट्रिपल एस रैंक वाले से की जा रही थी। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, मैं उस जैसे आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुझे प्रिंसेस जाजिए से शादी करनी है तो मुझे सगाई से पहले ट्रिपल एस रैंक तक पहुंचना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक और बात आई। हान जुंग वू का टैलेंट उसे क्रिस्टल्स निकालने के लिए सबसे बेहतर बनाता है। चिनकलन की तरफ मुड़ते हुए उसने हुक्म दिया, कल वान युक्सी पर नजर रखने के लिए अपने साथ काफी लोगों को लेकर आना। जब तक वह हमारे पास है, हान जुंग वू आज नहीं तो कल हमारे लिए काम करेगा ही। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि क्या कहना है। मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। अगले दिन चिनकलन उस बीच पर पहुंची जहां मैंने उसे बुलाया था। उसने देखा कि मैं आराम से मिट्टी पर लेटा हुआ हूँ। उसे अपनी खूबसूरती पर पूरा भरोसा था। जब बाय होंगलो खुद को मुझसे नहीं रोक पाया तो हान जुंग वू कैसे रोकेगा। वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ भागी और मेरी बाहों में कूद गई। मैं आराम से एक तरफ हट गया और वह सीधा मिट्टी में मुंह के बल गिर गई। गुस्से में वह खड़ी हुई। हान जुंग वू, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। मेरे पास इन फालतू खेलों के लिए वक्त नहीं था। मैंने सीधा उसकी तरफ देखा। बाय होंगलो कहाँ है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसे हमारे लीडर का नाम कैसे पता चला? फिर भी उसने नाटक जारी रखा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बाय होंगलो नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। मैंने उसे आराम से बीच में रोका। तुम्हें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाय होंगलो की बात कर रहा हूँ, जो एट हेड असेंबली के लीडर्स में से एक है। उसने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, मैंने अभी हाल ही में असेंबली ज्वाइन की है। मैं तो उससे कभी मिली भी नहीं, बस उसका नाम सुना है। मैं जानता था कि वह खुद से कभी सच नहीं बोलेगी। बिना कुछ कहे मैंने उसका फोन छीन लिया। वह मेरे पीछे भागी। तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम एट हेड असेंबली ज्वाइन कर लो। यह एक बहुत बड़ा गिल्ड है। अगर तुम हमारे साथ आ गए तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ताकत, पैसा, और मैं भी तुम्हारी हो जाऊंगी। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तुम्हारे पास ना हो। कहीं और। बाय होंगलो सब्र से चिनकालन के फोन का इंतजार कर रहा था। अचानक उसका फोन बजने लगा। यह उसी का फोन था। उसने तुरंत उठाया। सब कैसा चल रहा है? मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने हंसते हुए जवाब दिया, अब तुम उसकी आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। मैंने उसे पहले ही मार दिया है। बाय होंगलो की आंखें फटी की फटी रह गईं। हान जुंग वू? मैं मुस्कुरा दिया। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ आओ बाय होंगलो। मुझे पता है कि तुम आस पास ही हो। इतना बोलते ही मैंने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद बाय होंगलो हैरान रह गया। हान जुंग वू को कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? क्या चिनकलान ने मुझे धोखा दिया? इस बीच फोन काटने के बाद मैंने चिनकलान का फोन समुद्र में फेंक दिया। वह मुझे हैरानी से देखने लगी। तो तुम्हें शुरू से ही सब पता था? कुछ ही देर बाद बाय होंगलो आखिरकार बीच पर पहुंच गया। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। हान जुंग वू, तुम्हारे पास ऐसा टैलेंट है जिसकी मैं भी तारीफ करता हूँ। तुम सबसे अलग हो। अगर तुम एट हेड असेंबली ज्वाइन कर लो तो तुम वह सब पा सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बड़ा बना सकते हो? कोंगथेन, तुम्हारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन अभी खुद को खड़ा करने के लिए ही परेशान है। जैसे ही मैंने उसका असली नाम लिया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? तुम्हें यह नाम कैसे पता चला? मैंने धीरे से अपनी छोटी तलवार निकाली, क्योंकि तुम सब मरने के लायक हो। मेरी बात खत्म होते ही डार्क एम्परर तेजी से आगे बढ़ा। उसका पंच हवा को चीरते हुए बेहद तेजी से बाय होंगलो की तरफ गया। इससे पहले कि पंच लगता, उनके बीच एक बड़ा काला छाता सामने आ गया। बूम! पंच छाते से टकराया, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाया। तब मुझे समझ आया कि बाय होंगलो ने पहले ही अपने सब्स्टिट्यूट को बुला लिया था, लेडी कगुया। वह उसके सामने एक मेड के कपड़ों में खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भूत का मास्क था। उसके हाथ में जो बड़ा छाता था वह एक मजबूत ढाल की तरह था जिसे तोड़ना नामुमकिन था। हालांकि उसने डार्क एम्परर के पंच को रोक लिया था, लेकिन मैं देख सकता था कि इससे उसकी एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी। बाय होंगलो ने भी यह देख लिया था। सिर्फ बचाव मत करो, तुरंत पीछे हटो। लेडी कगुया तुरंत पीछे हट गई। डार्क एम्परर ने बिना रुके उसका पीछा किया और हर तरफ से हमला करने लगा। यह सब देखते हुए मैंने अपनी आंखें छोटी की। वह सच में डार्क एम्परर की स्पीड का मुकाबला कर रही थी और उसका बचाव भी बहुत मजबूत था। क्या यह एक डिफेंसिव टाइप सब्स्टिट्यूट है? बाय होंगलो हंसने लगा। तुम इसका बचाव तक नहीं तोड़ सकते और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? मैंने आराम से जवाब दिया, शायद डार्क एम्परर इसकी ढाल को ना तोड़ सके, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता।
सब्स्टिट्यूट चाहे जितना भी ताकतवर हो, अगर उसका मालिक मर जाए तो वह किसी काम का नहीं रहता। मैं जानता था कि मैं अब अपनी असली ताकत और नहीं छुपा सकता। मुझे बियाई होंगलो को जल्द से जल्द मारना होगा। उसी वक्त बाई होंगलो ने भी यही सोचा। हालांकि लेडी कगुया को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। अगर मैं इसका रूप बदल दूं तो मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम दोनों समझ गए थे कि इस लड़ाई को तुरंत खत्म करना होगा। बाई होंगलो चिल्लाया, लेडी कगुया, रेनी नाइट ब्लेड फॉर्म में आओ और हनजुंग वू को मार दो। उसका छाता तुरंत बंद हो गया और अगले ही सेकंड में वह एक बड़ी काली तलवार बन गया। उसी वक्त मैंने बुक ऑफ विशेस को बुलाया। मैं चाहता हूं कि डार्क एम्परर का अगला पंच सीधा निशाने पर लगे, मालिक उसे बचा ना सके। बुक ऑफ विशेस ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। लेडी कगुया ने सीधा डार्क एम्परर पर वार किया। उसने बचने की कोशिश तक नहीं की। उसका एक ही मकसद था, उसके पास से निकलकर बाई होंगलो तक पहुंचना, डार्क एम्परर को सीधा अपनी तरफ आते देख। बाई होंगले का चेहरा पीला पड़ गया। तब उसे समझ आया कि असली निशाना तो वही था। यह जानते हुए भी कि वह इस हमले से नहीं बच सकता, उसने तुरंत दूसरा ऑर्डर दिया, लेडी कगुया, उसे छोड़ो, हनजुंग वू को मार डालो। एक दूसरे को बिल्कुल इग्नोर करते हुए डार्क एम्परर और लेडी कगुया एक दूसरे के पास से गुजरे और दोनों एक दूसरे के मास्टर की तरफ तेजी से बढ़े। डार्क एम्परर का मुक्का सीधा बाई होंगले के चेहरे पर लगा। इस जोरदार झटके से वह मिट्टी पर घिसटते हुए दूर जा गिरा और ठीक उसी वक्त लेडी कगुया की तलवार मेरी तरफ तेजी से आई। बीच पर दूर गिरने के बाद भी बाई होंगले मुश्किल से खड़ा हुआ। वह हंसा और बोला, तुम्हारे सब्स्टिट्यूट का मुक्का मुझे नहीं मार पाएगा, लेकिन लेडी कगुया की तलवार तुम्हें जरूर मार देगी। अलविदा हनजुंग वू, काश तुम मेरे साथ मिल गए होते। तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। तुम्हें इस तरह मरने की जरूरत नहीं थी। अचानक उसकी हंसी गायब हो गई। लेडी कगुया की तलवार चली, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं वहां से जा चुका था। यहाँ तक कि लेडी कगुया भी हैरानी से रुक गई। ये नामुमकिन है। एक आम इंसान इतनी तेजी से कैसे बच सकता है? उस वक्त मैं पहले से ही बाई होंगले के पीछे खड़ा था। अपने लेजेंडरी स्टॉर्म सोर्ड्समैन क्लास की वजह से मैं उससे आगे निकल चुका था और मैंने किसी सब्स्टिट्यूट की मदद भी नहीं ली थी। मैंने आराम से उसकी तरफ देखा। मैं मानता हूं कि तुम ताकतवर हो, तुम्हारी स्पीड भी कमाल की है, लेकिन अफसोस, यह दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों को ही जीने देती है। कमजोर हमेशा मर जाते हैं। डार्क एम्परर तुरंत बाई होंगले के सामने आ गया। बूम! एक और खतरनाक मुक्का उसके चेहरे पर लगा। इस झटके से उसका शरीर जमीन के अंदर धंस गया। उनकी बेजान बॉडी को देखकर मुझे लगा जैसे मेरे दिल से एक बोझ उतर गया हो। वान्यूशी, मैंने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। एक भी सेकंड खराब किए बिना मैंने अपना प्लंडर टैलेंट चालू किया। सिस्टम मेरे सामने आया। टारगेट को हरा दिया गया है। एक इनाम चुनो, एट्रीब्यूट वैल्यू, टैलेंट इफेक्ट, स्किल इफेक्ट या सोल फोर्स। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा स्टैट्स की जरूरत नहीं है। मुझे एक ताकतवर टैलेंट चाहिए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। बिना सोचे मैंने टैलेंट इफेक्ट को चुना और सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, बधाई हो, आपको एस रैंक टैलेंट रेनी नाइट मिल गया है। सिस्टम ने उसकी ताकत के बारे में बताया। रेनी नाइट अम्ब्रेला फॉर्म। यह छतरी एक पक्के बचाव ढाल की तरह काम करती है। यह मौसम को बदल सकती है और एक छोटे इलाके में बारिश करवा सकती है। रेनी नाइट लेडी कगुया। बारिश के दौरान लेडी कगुया की चलने की स्पीड 20% बढ़ जाती है। जैसे ही मैंने इस नए एस रैंक टैलेंट को अपने अंदर लिया, एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैंने देखने के लिए तुरंत लेडी कगुया को बुलाया। एक सुंदर लड़की मेरे सामने आई। उसने एक प्यारी सी मेड की ड्रेस पहनी थी और अपने कंधे पर एक काली छतरी रखी हुई थी। बाई होंगले की खिदमत करने वाले रूप के मुकाबले उसका यह रूप बहुत नर्म और प्यारा था। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ इज्जत दिख रही थी। मैंने तुरंत उसका स्टेटस पैनल खोला। लेडी कगुया के पास लड़ने के दो रूप थे, रेनी नाइट अम्ब्रेला फॉर्म। यह डिफेंस को 400 पॉइंट्स बढ़ा देता है। आने वाला नुकसान हेल्थ की जगह सिर्फ एनर्जी को खत्म करता है। हर एक 100 पॉइंट्स के नुकसान पर सिर्फ एक एनर्जी पॉइंट खर्च होता है। रेनी नाइट ब्लेड फॉर्म। हर हमला 200 का नुकसान देता है और हर सेकंड 2 एनर्जी पॉइंट्स खर्च होते हैं। जब रेनी नाइट चालू होता है तो ब्लेड फॉर्म 50% कम एनर्जी खर्च करता है। सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे आखिरकार इस टैलेंट की असली ताकत समझ आई। अकेला रेनी नाइट उतना ताकतवर नहीं है, सिवाय इसके बचाव ढाल के। लेकिन जब इसे लेडी कगुया के साथ मिलाया जाए तो बात बिल्कुल बदल जाती है। बुक ऑफ विशेस के क्रिटिकल हिट बूस्ट से ताकतवर होने के बाद भी डार्क एम्परर लेडी कगुया के बचाव रूप को नहीं तोड़ सका और जब वह ब्लेड फॉर्म में आई तो उसकी हमला करने की स्पीड डार्क एम्परर से भी ज्यादा हो गई। अगर सिर्फ लड़ने की ताकत की बात करें तो लेडी कगुया डार्क एम्परर से ज्यादा ताकतवर थी। उसके पास 20 मीटर्स तक काम करने की रेंज और 30 इंटेलिजेंस थी, यानी वह अकेले ही लड़ सकती थी। दूसरी तरफ डार्क एम्परर के पास सिर्फ 1 इंटेलिजेंस थी। मेरे ऑर्डर के बिना वह मुश्किल से ही कुछ कर पाता था। फिर भी डार्क एम्परर सिर्फ लड़ने वाला सब्स्टिट्यूट नहीं था। उसका असली फायदा हमेशा उसकी अनोखी ताकत सीज्ड बाय फोर्स थी। जब मैं चुपचाप लेडी कगुया को देख रहा था, उसने अचानक शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। मास्टर, अगर आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मुझे शर्म आने लगेगी। मैंने लेडी कगुया की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, मुझे आगे से तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने में खुशी होगी। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और इज्जत से झुक गई। मास्टर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूंगी। तभी बाय होंगले की लाश से एक अजीब सा धुआं उठने लगा।
मुझे याद आया कि हारे हुए दुश्मन कभी कभी खास चीजें छोड़ जाते हैं। धुआं धीरे धीरे एक सुनहरे टिकट में बदल गया, जो व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट था। इससे 10 आइटम्स ड्रॉ करने के 2 मौके मिलते थे। अगर मैं बुक ऑफ विशेस से अपनी किस्मत बढ़ा सकूं तो। मैंने तुरंत बुक ऑफ विशेस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब मुझे याद आया कि स्टॉर्म सोर्ड्समैन क्लास दिलाने में उसकी लगभग सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, और जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची थी वह बाय होंगले को मारने में खर्च हो गई। वह अभी जल्दी नहीं उठेगा। तभी मुझे एक और बात याद आई। मार्शल आर्ट्स स्क्वायर के बीच में एक छिपी हुई जगह थी जिसे सेक्रेड फॉरेस्ट कहते हैं। वहां एनर्जी वापस लाने वाली बहुत सी अनोखी चीजें थीं। लगता है अब वहां जाने का वक्त आ गया है। लेडी कागुया ने मेरे दिमाग की बात समझ ली और पूछा, मास्टर, क्या हम उस खुफिया जगह जा रहे हैं? मैं थोड़ा हंसा। अभी नहीं, मुझे पहले एक जरूरी काम पूरा करना है। कहीं और ईस्ट कोरिया की प्रिंसेस जाजिए बार बार बाय होंगले को फोन करने की कोशिश कर रही थी। उसने कितनी ही बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, एक बार भी नहीं। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। तभी उसकी एक मेड कमरे में आई। प्रिंसेस, लॉर्ड गोंगबन से मिलने का वक्त हो गया है। एल्डर्स ने सब तैयारी कर ली है। जाजिए ने ठंडी सांस ली। कितना अजीब है। रॉयल फैमिली का हर एल्डर चाहता है कि मैं लॉर्ड गोंगबन से शादी कर लूं, ताकि ईस्ट कोरिया को वापस खड़ा किया जा सके। उसका दिल अफसोस से भर गया। उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा वक्त रॉयल पैलेस के अंदर नहीं था। वह तब था जब वह और बाय होंगले वेस्ट कोरिया में सुकून से रहते थे। तब न तो कोई गोंगतियन था और न ही कोई प्रिंसेस जाजिए थी। वह बस एक आम लड़की थी, और वह बस बाय होंगले था। कभी कभी वह चाहती थी कि वह उसे इस सब से दूर ले जाए। वे दोनों किसी छोटे से शहर में गायब होकर एक आम जिंदगी जी सकते थे, पूरे देश को वापस खड़ा करने के बोझ से दूर। लेकिन अब उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि वह उससे बात भी नहीं कर पा रही थी। उसने उसका फोन नहीं उठाया था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने धीरे से कहा, बाय होंगले, तुम कहाँ हो? बाय होंगले को मारने के बाद मैं समुद्र की तरफ देख रहा था। 8 हेड असेंबली के एक लीडर के मरने के बाद पूरी ऑर्गेनाइजेशन में खलबली मच जाएगी। वे उसकी मौत की जांच करने में ही बिजी रहेंगे। कम से कम अभी के लिए वान्यूशी सुरक्षित रहेगी। लेडी कागुया अचानक मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। मास्टर, क्या वान्यूशी वही लड़की है जिसे आप पसंद करते हैं? अगर आप उसे पसंद करते हैं तो क्या वह आपकी गर्लफ्रेंड है? मुझे थोड़ी शर्म आने लगी। नहीं, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन शायद किसी दिन हो। लेडी कागुया और जोर से मुस्कुराई। तो इसीलिए आप पूरी रात यहाँ रुके रहे? वह जरूर आपके लिए बहुत खास होगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो, वह मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ वही एक नहीं है। मेरा भाई भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है। इस जिंदगी में मुझे और भी ताकतवर बनना होगा, ताकि मैं अपने हर प्यारे इंसान की हिफाजत कर सकूं। मैं अपनी पिछली जिंदगी की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैंने दूर पहाड़ों की तरफ देखा। चलो लेडी कागुया, हम सेक्रेड फॉरेस्ट जा रहे हैं। हमें अपना लेवल बढ़ाना होगा, और उम्मीद है कि वहां कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जो बुक ऑफ विशेस की एनर्जी को वापस ला सके। जल्दी ही हम मार्शल आर्ट्स स्क्वायर पहुंच गए। सेक्रेड फॉरेस्ट के रास्ते पर 2 गार्ड्स खड़े थे। क्योंकि वह खुफिया जगह बहुत खतरनाक थी, इसलिए सिर्फ बड़े लेवल के प्लेयर्स को ही अंदर जाने की इजाजत थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने तुरंत चेतावनी दी, यह जगह बहुत खतरनाक है। अंदर जाने के लिए आपका लेवल कम से कम 30 होना चाहिए, और एक बार अंदर जाने के बाद आप बीच से वापस नहीं आ सकते, इसलिए कोई बेवकूफी मत करना। मैं पहले से जानता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने बस उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया। लंबे गार्ड ने उसे घूरा। डार्क एम्परर। भारी गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुको, क्या तुम ही डार्क एम्परर हो? वही जो हमेशा नए रिकॉर्ड तोड़ता है और पूरी दुनिया में जिसका नाम गूंजता है? मैंने चुपचाप अपना आईडी कार्ड अंदर रख लिया। तो क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? भारी गार्ड ने मेरे पास खड़ी लेडी कागुया को देखा। उसने थोड़ा पास आकर धीरे से कहा, भाई, एक सुंदर लड़की के सामने दिखावा करने के लिए अंदर मत जाओ। उस खुफिया जगह से 10 में से सिर्फ 3 लोग ही जिंदा वापस आते हैं। मैं थोड़ा मुस्कुराया। मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं दिखावा करने के लिए नहीं जा रहा। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जिंदा वापस आऊंगा। जब मैं और लेडी कागुया अंदर जाने लगे तो भारी गार्ड हमें जाते हुए देखता रहा। यह तो देखने में मशहूर डार्क एम्परर जैसा नहीं लगता, लेकिन इसकी आंखों में डर का नाम ओ निशान नहीं है। मैंने सिर्फ ऐसे लोगों के बारे में कहानियां ही सुनी थी। जैसे ही हमने सेक्रेड फॉरेस्ट में कदम रखा, लेडी कागुया ने पूरे मैदान को संभाल लिया। डार्क एम्परर को तो हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने अकेले ही हर एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। हालांकि वह देखने में शरीफ और प्यारी लगती थी, लेकिन उसकी लड़ने की ताकत कमाल की थी। वह डार्क एम्परर से किसी भी तरह कम नहीं थी। डार्क एम्परर के खतरनाक तरीके के मुकाबले लेडी कागुया की तलवार चलाने का तरीका बहुत ही प्यारा था। उसका हर वार बहुत आराम से चल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह लड़ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी तलवार के साथ नाच रही हो। मैं बिना तारीफ किए नहीं रह सका। मैं बस आराम से बैठ गया और इस नजारे का मजा लेने लगा। गार्ड की कही हुई बात अचानक मेरे दिमाग में गूंजी, तुम बस एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। मैं हंसा। लगता है जैसे वही मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेडी कागुया को सामने दिखने वाले हर मॉन्स्टर को खत्म करने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन वह अभी भी खलुश नहीं थी। मास्टर, चलिए किसी दूसरी जगह चलते हैं। मैं तुरंत खड़ा हो गया। उसी वक्त मुझे इस खुफिया जगह की कहानी याद आई।
सैकड़ों मॉन्स्टर्स एक एल्फ कबीले पर हमला कर रहे थे। प्लेयर का काम उन एल्व्स की मदद करना और उनके कबीले को बचाना था। एल्व्स एक बड़े पत्थरों के जंगल में रहते थे, जहां बड़े बड़े पत्थर थे। मजबूत लकड़ी की दीवारों के पीछे उनके घर बने हुए थे जो उनके गांव की हिफाजत करते थे। पत्थरों के जंगल के अंदर एक पाक जगह थी जहां गॉड गिवन क्रिस्टल्स अपने आप उगते थे। मुझे उन्हीं क्रिस्टल्स की जरूरत थी। वे बुक ऑफ विशेस जैसे सब्स्टिट्यूट्स की एनर्जी को वापस ला सकते थे। लेडी कगुया ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। मुझे समझ नहीं आया, अगर हम एल्व्स की मदद करेंगे तो क्या वे हमें इनाम में गॉड गिवन क्रिस्टल्स नहीं देंगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। आमतौर पर हाँ, जो प्लेयर्स एल्फ कबीले को बचाते हैं उन्हें इनाम में गॉड गिवन क्रिस्टल्स मिलते हैं। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में प्लेयर्स ने एक बेहतर तरीका निकाला था। वे जानबूझकर पहले मॉन्स्टर्स को एल्व्स पर हमला करने देते थे। जब सारे मॉन्स्टर्स एक जगह जमा हो जाते तभी वे हमला करते थे। इस तरह उन्हें बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स मिलते थे। मैं थोड़ा मुस्कुराया। आखिर थोड़े से इनाम से क्यों खुश होना जब आप सब कुछ ले सकते हो। 3 आवर्स बाद एल्व्स और मॉन्स्टर्स के बीच की लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। एल्व्स का कैंप पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वे बुरी तरह जख्मी थे। सही है, मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। लेडी कगुया और मैं चुपचाप जंगल के और अंदर चले गए। बचे हुए ज्यादातर मॉन्स्टर्स जंगल के सबसे अंदर वाले हिस्से में जमा हो चुके थे। तभी कुछ अजीब हुआ। सारे मॉन्स्टर्स आपस में मिलने लगे और एक बड़ा सा जानवर बन गए। एक लेवल 35 का बॉस मॉन्स्टर पैदा हो गया। जैसे ही उसने उस पाक पेड़ पर गॉड गिवन क्रिस्टल्स को उगते हुए देखा, उसने बाकी सब छोड़कर उनकी तरफ दौड़ लगा दी। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, हवा में एक तेज धार चली। उसका हाथ तुरंत कटकर अलग हो गया। लेडी कगुया, डार्क एम्परर और मैं वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही मैंने उस पाक पेड़ को देखा, मैं अपनी खुशी नहीं रोक पाया। यहाँ मेरी पिछली जिंदगी के मुकाबले कहीं ज्यादा गॉड गिवन क्रिस्टल्स थे। बॉस मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान आकर उसका इनाम छीन लेगा। मैंने उसे बिल्कुल इग्नोर किया। इसके बजाय मैं उस पाक पेड़ की तरफ भागा और बहुत सारे गॉड गिवन क्रिस्टल्स जमा कर लिए। जैसे ही मैंने एक क्रिस्टल का इस्तेमाल किया, बुक ऑफ विशेस जाग गया। उसने शुक्रगुजार होकर मेरी तरफ देखा। मास्टर, मैं अपनी एनर्जी को वापस आते हुए महसूस कर सकता हूँ। शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की। मैं मुस्कुराया। तो अब तुम्हारा बदला चुकाने का वक्त आ गया है। मेरी ख्वाहिश है कि जब तक वह बॉस मॉन्स्टर मर नहीं जाता तब तक तुम डार्क एम्परर को ताकत देते रहो। बुक ऑफ विशेस ने तुरंत अपनी ताकत चालू की। मास्टर, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। डार्क एम्परर को तुरंत एक बहुत बड़ी ताकत महसूस हुई, लेकिन अफसोस, बॉस मॉन्स्टर ने उसे संभालने का मौका नहीं दिया। वह सीधा उसकी तरफ लपका। लेडी कगुया, रेनी नाइट अम्ब्रेला फॉर्म में बदल जाओ। डार्क एम्परर को बचाओ। उसकी बड़ी तलवार तुरंत वापस छतरी के रूप में बदल गई। वह डार्क एम्परर के सामने आई और उसने बॉस मॉन्स्टर के हमले को रोक दिया। छतरी अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसका बचाव सच में कमाल का था। आसपास के मॉन्स्टर्स भी उनकी तरफ दौड़े। न तो लेडी कगुया ने और न ही डार्क एम्परर ने उन पर ध्यान दिया। वे हर हमले से बचते हुए सीधा बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते रहे। सिस्टम के मैसेज एक के बाद एक आने लगे। लेडी कगुया ने 200 का नुकसान दिया। डार्क एम्परर ने क्रिटिकल हिट मारकर 370 का नुकसान दिया। फिर डार्क एम्परर ने सीज बाय फोर्स चालू किया। उसने हमेशा के लिए बॉस मॉन्स्टर के 27,900 लाइफ पॉइंट्स छीन लिए। वह जानवर गुस्से में चिल्लाया। डार्क एम्परर ने उसे सिर्फ जख्मी नहीं किया था, उसने हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का एक हिस्सा छीन लिया था। गुस्से में बॉस मॉन्स्टर ने अपना बड़ा हथौड़ा इधर उधर चलाना शुरू किया। मेरे दोनों सब्स्टिट्यूट्स ने आराम से हर हमले को बचा लिया। फिर बॉस मॉन्स्टर ने एक गहरी सांस ली। उसके मुंह के सामने एनर्जी का एक बड़ा गोला बनने लगा। यह उसका सबसे खतरनाक हमला था, डिस्ट्रक्शन डेथ रे। लेडी कगुया, पूरे बचाव रूप में आ जाओ। और तभी एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से दोनों सब्स्टिट्यूट्स पीछे जा गिरे। पूरे मैदान में धूल ही धूल उड़ने लगी। जब धुआं साफ हुआ तो लेडी कगुया की छतरी बिल्कुल ठीक थी और दोनों आराम से ढाल के पीछे से बाहर आए। अम्ब्रेला फॉर्म में लेडी कगुया का डिफेंस 430 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। जब तक उसके पास एनर्जी थी उसकी हेल्थ बिल्कुल कम नहीं होती थी। फिर भी मेरे माथे पर पसीना आ गया। उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। डार्क एम्परर की एनर्जी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। एक भी सेकंड खराब किए बिना मैंने कुछ और गॉड गिवन क्रिस्टल्स को तोड़ दिया। उनकी एनर्जी ने तुरंत डार्क एम्परर की ताकत को वापस ला दिया। इस बीच बॉस मॉन्स्टर अपना सबसे बड़ा हमला करने के बाद थक चुका था। अब वह बिल्कुल कमजोर था। इसे खत्म करो। डार्क एम्परर आगे बढ़ा और उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। फिर उसने दोबारा सीज बाय फोर्स चालू किया। इस बार उसने बॉस मॉन्स्टर का सबसे बड़ा स्किल डिस्ट्रक्शन डेथ रे छीन लिया। उसने हमेशा के लिए 36 एजिलिटी भी छीन ली। बॉस मॉन्स्टर पूरी तरह पागल हो गया। कुछ ही देर में डार्क एम्परर के आखिरी मुक्के ने उसे खत्म कर दिया। सिस्टम तुरंत सामने आया। बधाई हो, डार्क एम्परर को 95 लाख EXP मिला है। बोनस EXP प्लस 11,400% मिला क्योंकि आपने अपने से 13 लेवल्स बड़े मॉन्स्टर को हराया है। इतने सारे एक्सपीरियंस ने तुरंत मेरा तीसरा प्रोफेशनल स्किल खोल दिया। जैसे ही यह चालू हुआ, मेरे पीछे एनर्जी से बनी ढेरों तलवारें आ गईं। बॉस मॉन्स्टर के बचे हुए टुकड़े ढेरों छोटे मॉन्स्टर्स में बदल गए और मेरी तरफ लपके। मैं मुस्कुराया। सही है, अपने नए स्किल को चेक करने का यह बहुत अच्छा मौका है। जैसे ही मैंने इसे चालू किया, हवा में उड़ती हुई तलवारें तूफान की तरह आगे बढ़ीं। हर एक छोटा मॉन्स्टर तुरंत खत्म हो गया। इस जीत से मुझे एक और इनाम मिला।
एजिलिटी +24। मैं अपनी खुशी नहीं रोक पाया। मेरी खुद की हमला करने की ताकत आखिरकार एक आम सब्स्टिट्यूट के बराबर पहुंच गई थी। फिर भी इस लड़ाई में बहुत सारी माना खर्च हो गई थी। मुझे माना को जल्दी वापस लाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मुझे याद आया कि बड़े मेजेस के पास ऐसी खास स्किल्स होती हैं जो माना को जल्दी वापस ला सकती हैं और हारे हुए मॉन्स्टर्स से भी उसे छीन सकती हैं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर एक माना रिकवरी स्किल हासिल करूंगा। मुझे जान बचाने वाली किसी और ताकत की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी चीज चाहिए जो लंबी लड़ाइयों में काम आए। मैंने दोबारा उस पाक पेड़ की तरफ देखा। पता नहीं अब कितने गॉड गिवन क्रिस्टल्स बचे हैं। अपने नए स्किल का इस्तेमाल करके मैंने बचे हुए सारे क्रिस्टल्स को तोड़ दिया। जब मैंने गिनती पूरी की तो वहां पूरे 100 गॉड गिवन क्रिस्टल्स थे। ये 5 एसएसएस रैंक के सुपर एनर्जी क्रिस्टल्स के बराबर था। इतने सारे क्रिस्टल्स के होते हुए मेरे सब्स्टिट्यूट्स को बहुत लंबे वक्त तक एनर्जी की कोई चिंता नहीं होगी। अपने से कहीं बड़े लेवल के दुश्मनों से लड़कर मैंने एक कमाल का इनाम हासिल किया था। अब मेरे बाद आने वाले प्लेयर्स के लिए शायद ही कोई गॉड गिवन क्रिस्टल बचा होगा। अब मेरे पास 20 व्हील ऑफ डेस्टिनी ड्रॉज थे। आखिरकार अब उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। बुक ऑफ विशेस मेरे पास आया। मैं मुस्कुराया। तुमने मेरी बहुत सी चीजें खर्च करवा दी हैं, इसलिए अब कुछ अच्छा निकलना चाहिए। उसने इज्जत से सिर झुकाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मास्टर। मैंने व्हील ऑफ डेस्टिनी को चालू किया। फिर मैंने एक और ख्वाहिश की, बुक ऑफ विशेस। इन 10 ड्रॉज में से कोई भी ए रैंक से कम नहीं होना चाहिए और मुझे कोई उम्र बढ़ाने वाली दवाई मत देना। पहिया घूमने लगा। 20 रोशनी की किरण बाहर आईं, जिनमें अलग अलग रंग चमक रहे थे। पहला इनाम एक सुनहरा क्रिस्टल था, लेजेंडरी एसएस रैंक कूलडाउन क्रिस्टल। इसका असर कमाल का था। इसने हमेशा के लिए एक टैलेंट के कूलडाउन को 50% कम कर दिया। बिना सोचे मैंने तुरंत इसका इस्तेमाल किया। अब से मैं हर रोज एक के बजाय 2 एस रैंक टैलेंट्स चुरा सकता था। अगला इनाम एक ए रैंक इंटेलिजेंस क्रिस्टल था। इसने इंटेलिजेंस को 10 पॉइंट्स बढ़ा दिया। बुक ऑफ विशेस ने मेरी तरफ देखा। मास्टर, इसे उसे दें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने सबकी इंटेलिजेंस चेक की। बुक ऑफ विशेस की 180, लेडी कगुया की 30 और डार्क एम्परर की सिर्फ 1 थी। तीनों को देखने के बाद मैंने वह क्रिस्टल डार्क एम्परर को देने का फैसला किया। फिर भी एक बात मुझे परेशान कर रही थी। आखिर सब्स्टिट्यूट्स के लिए इंटेलिजेंस क्या काम करती है? डार्क एम्परर के पास सिर्फ एक इंटेलिजेंस, जिससे समझ आता है कि वह अकेले क्यों नहीं लड़ सकता था। यह तो ठीक था, लेकिन बुक ऑफ विशेस के पास 180 इंटेलिजेंस थी, जो एक आम इंसान से 18 टाइम्स ज्यादा है। हाँ, वह जल्दी जवाब देता था और मुझे अच्छी सलाह देता था, लेकिन वह बहुत ज्यादा समझदार नहीं लगता था। लेडी कगुया के पास 30 इंटेलिजेंस थी, जो एक आम इंसान से लगभग 3 टाइम्स ज्यादा है। वह कहना मानती थी, समझदार थी और अकेले लड़ सकती थी, लेकिन फिर भी वह कोई बहुत बड़ी जीनियस नहीं लगती थी। तो आखिर इंटेलिजेंस स्टैट किस चीज पर असर डालता है? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा। बुक ऑफ विशेस ने तुरंत मेरे चेहरे की परेशानी को समझ लिया। मास्टर, इंटेलिजेंस का चालाकी या समझदारी से कोई लेना देना नहीं है। यह बस ये दिखाता है कि कोई कितनी जल्दी बातों को समझता है और मुश्किलों को हल करता है। इंटेलिजेंस जितनी ज्यादा होगी, वे उतनी ही जल्दी नई बातें सीखेंगे। उन्हें एक्सपीरियंस भी जल्दी मिलेगा, जिससे वे लड़ाई और बात करने में बेहतर बनेंगे। मुझे सब कुछ समझ आ गया। डार्क एम्परर को ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब तक वह सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता था। जैसे जैसे मेरे दुश्मन ताकतवर हो रहे हैं, उसे खुद सोचने और फैसले लेने की जरूरत पड़ेगी। बिना सोचे मैंने वह इंटेलिजेंस क्रिस्टल डार्क एम्परर को दे दिया। जैसे ही उसने उसे तोड़ा और उसकी एनर्जी को अपने अंदर लिया, उसकी आंखें बिल्कुल बदल गईं। पहली बार उसने एक सच्चे योद्धा की तरह एक गहरी और शांत आवाज में बात की। मास्टर, मुझे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं आपके रास्ते की हर मुश्किल को हटा दूंगा। मैं मुस्कुराया। तुम आखिरकार समझदार हो गए हो। अब मुझे लड़ाई में तुम्हारे हर एक कदम को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने कुछ लिमिट क्रिस्टल्स बुक ऑफ विशेस को दिए। उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी 300 से बढ़कर 355 हो गई। सब खत्म करने के बाद मैं उसकी तरफ घूमा। अब मेरे लिए अगला टारगेट ढूंढो। मेरा प्लंडर कूलडाउन अब आधा हो गया है। इसका मतलब मैं दिन खत्म होने से पहले एक और टैलेंट चुरा सकता हूँ। इस बीच पास के एक हाई स्कूल में बदमाशों के एक ग्रुप ने यांग यांग नाम के एक लड़के को घेर लिया। वे हर रोज उसे मारते, उसका अपमान करते और उसे कचरा समझते थे। उनका लीडर लुओ यू, उसे यांग यांग को परेशान करने में सबसे ज्यादा मजा आता था। पहले यांग यांग चुपचाप सब कुछ सहता रहता था, लेकिन आज बात अलग थी। उसने रीथिंग फायर नाम का एक ए रैंक टैलेंट जगाया था। आज वह आखिरकार बदला लेना चाहता था। जैसे ही उसने मुक्का चलाया, एक मोटे टेंटिकल ने उसके मुक्के को जकड़ लिया। लियू यू के पीछे से और भी ढेरों टेंटिकल्स बाहर आए। लियू यू हंसा और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? क्या तुमने सच में सोचा था कि सिर्फ तुमने ही अपनी ताकत जगाई है? अगर मुझे चेलों की जरूरत नहीं होती तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही मार दिया होता। यांग यांग हैरान रह गया। एक एस रैंक टैलेंट, इसके जैसे इंसान के पास इतनी बड़ी ताकत कैसे हो सकती है? क्या यह दुनिया सच में इतनी नाइंसाफ है? क्या बुरे लोग हमेशा जीत जाते हैं? 10 बड़े टेंटिकल्स ने यांग यांग को पूरी तरह से जकड़ लिया था। ठीक उसी वक्त बुक ऑफ विशेस ने मुझे मेरे अगले टारगेट का पता दिखाया, लुओ यू। स्कूल में लुओ यू ने यांग यांग का मजाक उड़ाया। क्या हुआ? अब तुम हमला क्यों नहीं कर रहे? चलो अपने सब्स्टिट्यूट को बुलाओ, उसे मेरे सब्स्टिट्यूट से लड़ने दो। क्या?
तुम्हारे पास एक भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, फिर भी तुमने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत की। यांग यांग ने बचने की जितनी भी कोशिश की वह नहीं निकल पाया। आखिर में उसने हार मान ली। तभी क्लासरूम के दरवाजे से एक औरत की आवाज आई। बस अब बहुत हुआ। एक जवान टीचर अच्छे कपड़े पहने अंदर आई। तुम्हारे पास एक ताकतवर टैलेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करो। यांग यांग की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी, लेकिन लोयू अब बिल्कुल नहीं डरा। अब जबकि उसका ए रैंक सब्स्टिट्यूट ग्रीन डीमन सबके सामने आ चुका था, उसे किसी का डर नहीं था। उसके टेंटिकल्स ने तुरंत उस टीचर को भी जकड़ लिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनके चेहरे को छुआ। उन टीचर का नाम चिन युन था। उन्होंने अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी पूरी की थी। जवान, सुंदर और नेक दिल, स्कूल का हर स्टूडेंट उन्हें पसंद करता था। लोयू का उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसके टेंटिकल्स धीरे धीरे उनके पैरों पर लिपटने लगे। चिन युन डर से कांपने लगी। यांग यांग ने उसे रुकने के लिए जोर से चिल्लाया। लोयू ने उसकी एक न सुनी। वह और पास आया और जैसे ही वह उन्हें फिर से छूने वाला था, कमरे में एक तलवार की धार चमकी। ग्रीन डीमन के कई टेंटिकल्स एक झटके में कट गए। उसी वक्त लोयू के पीछे एक परछाई दिखी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसके दोनों साथी मरे हुए नीचे गिर गए। लोयू तुरंत पीछे घूमा। तुम कौन हो? सामने आओ। मैं धीरे से अंधेरे से बाहर आया। लेडी कगुया खामोशी से मेरे पास खड़ी थीं। लोयू ने गुस्से से देखा। तुम कौन हो? मैंने इस स्कूल में कभी किसी के एस रैंक टैलेंट जगाने के बारे में नहीं सुना। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। इसके बदले मैंने बुक ऑफ विशेस को बुलाया। मैं चाहता हूं कि अगले 30 सेकंड्स तक मुझे किसी भी हमले से कोई नुकसान न हो। बाय होंगले से लड़ने के बाद मैंने एक जरूरी सबक सीखा था। एस रैंक टैलेंट वाले को कभी कमजोर मत समझो। मुझे फिर से इग्नोर करते देख लोयू चिल्लाया, तुम आखिर हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आखिरकार उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड्स बचे हैं, उसके बाद तुम एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे। लोयू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो क्या हुआ अगर तुमने एक सब्स्टिट्यूट बुला लिया? इससे तुम कोई खास नहीं बन जाते। मैं तुम्हें 10 सेकंड्स देता हूँ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं मुस्कुराया। तो ये तुम्हारे आखिरी शब्द थे? मैंने डार्क एम्परर की तरफ देखा। जाओ, उसे मार दो। लोयू का चेहरा बदल गया। रुको, तुम्हारे पास कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं? डार्क एम्परर बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। ग्रीन डीमन के टेंटिकल्स ने तुरंत उसके हाथों को जकड़ लिया और उसे वहीं रोक दिया। डार्क एम्परर हिल भी नहीं पा रहा था। लोयू जोर से हंसने लगा। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं? ये सब बेकार हैं। अगले ही पल हवा में तलवार के कई वार चमके। ग्रीन डीमन का हर एक टेंटिकल कटकर अलग हो गया। लेडी कगुया ने आराम से अपनी तलवार नीचे की। लोयू हैरान खड़ा रह गया। यह नामुमकिन है। ग्रीन डीमन इतनी आसानी से कैसे हार गया? आखिरकार वह डर गया। उसका घमंड पूरी तरह टूट गया। मैंने यांग यांग को सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि उसने पहले मेरे भाई को परेशान किया था। मैं तो बस अपने परिवार को बचा रहा था। यांग यांग तुरंत चिल्लाया, ये झूठ बोल रहा है। मुझे दोनों में से किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने सीधे लोयू की तरफ देखा। नाटक बंद करो। तुमने सिर्फ इसलिए लोगों को परेशान किया क्योंकि तुम्हारे पास ताकत थी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पुलिस के हवाले करने से कुछ बदलेगा, इसलिए मैं खुद आपका फैसला करूंगा। जब उसे समझ आया कि मैं सच में उसे मारने वाला हूँ, लोयू डर के मारे चिन युन की तरफ भागा। टीचर चिन, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैंने एक एस रैंक टैलेंट जगाया है। मैं देश के काम आ सकता हूँ। मैं एक बड़े नेशनल यूनिवर्सिटी में जाने के लायक हूँ। लेडी कगुया खामोशी से उसके पीछे आई और एक साफ वार किया। लोयू बिना जान के नीचे गिर गया। मैंने उसकी बॉडी की तरफ देखा। वह आपकी टीचर थी, फिर भी आपने उनके साथ ऐसा किया। अगर मैं आज तुम्हें छोड़ देता तो तुम कल किसी और की जिंदगी बर्बाद करते। तुम सिर्फ मौत के ही लायक हो। मैंने प्लंडर को चलाया और लोयू का टैलेंट चुरा लिया। जैसे ही मैं अपनी नई ताकत को चेक करने वाला था, यांग यांग भागता हुआ पास आया। सर, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मैं अपनी असली पहचान नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरा नाम डार्क एम्परर है। इसके बाद लेडी कगुया, डार्क एम्परर और मैं अंधेरे में गायब हो गए। मुझे नहीं पता था कि उस दिन मुझे मेरा सबसे बड़ा चाहने वाला मिल गया था। स्कूल से निकलने के बाद मैं एक रेस्टोरेंट पर रुका ताकि उस टैलेंट को चेक कर सकूं जो मैंने अभी चुराया था। क्योंकि प्लंडर अभी कूल डाउन पे था, सिस्टम मेरे लिए इसे चेक नहीं कर सकता था। मुझे इसे खुद ही टेस्ट करना था। मैंने ग्रीन डीमन को बुलाया। जैसे ही मैंने टैलेंट को चालू किया, मेरी पीठ से 10 बड़े टेंटिकल्स बाहर निकल आए। यह एहसास बहुत ही शानदार था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास अब सिर्फ 2 हाथ नहीं हैं, बल्कि 12 हैं। हर एक टेंटिकल मेरे दिमाग की बात को बिल्कुल मेरे हाथों की तरह समझ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह टैलेंट एक आम सब्स्टिट्यूट के बदले मेरे शरीर के हिस्से की तरह काम करेगा। मैंने ध्यान से ग्रीन डीमन का स्टेटस पैनल खोला। इसकी पैसिव एबिलिटी का नाम इलास्टिक स्किन था, जो भारी हथियारों और जादू के हमलों के असर को 50% कम कर देती है, लेकिन धारदार हथियारों से मिलने वाले नुकसान को 20% बढ़ा देती है। अब मैं समझा, इसीलिए डार्क एम्परर के पंचेस का इस पर कोई असर नहीं हुआ और लेडी कगुया ने इसे इतनी आसानी से काट दिया। हालांकि ग्रीन डीमन की हमला करने की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन यह एक साथ कई हमले कर सकता था। जादू के खिलाफ इसकी बचने की ताकत भी बहुत अच्छी थी। यह एक मजबूत सब्स्टिट्यूट था। यह जरूर काम आएगा।
जब सब कुछ ठीक हो गया तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैंने अपने सारे सब्स्टिट्यूट्स को बुलाया। दोस्तों, मैं तुम सबको फ्राइड चिकन खिला रहा हूँ। वह रेस्टोरेंट अपने चिकन बर्गर्स के लिए बहुत मशहूर था। अपना ऑर्डर देने के बाद मैंने आराम से अपना फोन एक तरफ रख दिया। मेरे स्पेशल क्रिस्टल के अंदर बहुत ज्यादा जगह होने की वजह से मेरा इरादा खाना जमा करने का था। एक घबराई हुई वेट्रेस मेरे टेबल के पास आई। सर, क्या आपने सच में 300 चिकन रोल्स, 300 स्पाइसी बर्गर्स और 200 बीफ टेंडर्स का ऑर्डर दिया है? 100 सीफूड बर्गर्स और 400 कोला की बॉटल्स? मैंने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। मुझे पता है कि आपके रेस्टोरेंट में इतना खाना नहीं होगा, इसलिए जो कुछ भी है वह सब ले आओ। अगले 6 महीनों के अंदर खाने की बहुत कमी होने वाली है। मुझे अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। स्पेशल क्रिस्टल खाने को बिल्कुल वैसा ही रखता है जैसा उसे रखा गया था। यह मुश्किल वक्त के लिए एक बेहतरीन वेयरहाउस था। तभी लेडी कगुया ने खिड़की की तरफ देखा। मास्टर, बाहर का कोहरा और गहरा होता जा रहा है। मैंने तुरंत घूमकर देखा। मैंने यह कोहरा पहले भी देखा है। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से सरकार का नया ऐलान चेक किया। जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, मेरा चेहरा उतर गया। दूसरी दुनिया के कीड़ों का पहला हमला शुरू हो चुका था। यह नामुमकिन है। यह अभी से कैसे हो रहा है? मेरी पिछली जिंदगी में यह मुसीबत 7 दिन बाद शुरू हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, रेस्टोरेंट का दरवाजा झटके से खुला। एक घबराई हुई औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर अंदर भागती हुई आई। प्लीज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तभी एक बड़ा टेंटेकल दरवाजे से अंदर आया और उसे जमीन पर गिरा दिया। एक बहुत बड़ा मकड़ी जैसा मॉन्स्टर रेंगते हुए अंदर आया। वह एक ट्रक से भी बड़ा था। उसके बड़े से मुंह से लगातार लार टपक रही थी। वह औरत जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने मुझे अपने और उस मॉन्स्टर के बीच खड़ा देखा, उसकी आंखों में सुकून आ गया। मैं सीधा उस मकड़ी की तरफ बढ़ा। फिर मैंने बुक ऑफ विशेस को बुलाया। मैं चाहता हूं कि मेरे 10 मीटर के अंदर का सारा कोहरा साफ हो जाए। एक सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई। आसपास का कोहरा तुरंत गायब हो गया। एक भी सेकंड गंवाए बिना मैंने अपनी छोटी तलवार निकाली। एक बार, और वह बड़ी मकड़ी 2 टुकड़ों में कट गई। सिस्टम ने बताया, बधाई हो, डार्क एम्परर ने एक लेवल 7 के स्पाइडर मॉन्स्टर को हरा दिया है। इनाम 640 EXP। ये कीड़े इंसानियत के लिए एक आफत हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका भी है। इनसे कोई आइटम तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने आम मॉन्स्टर्स से 4 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस दिया। जल्दी ही कई उड़ने वाले कीड़े मेरी तरफ झपटे। इससे पहले कि वे पास आते, लेडी कगुया ने उन्हें काट कर अलग कर दिया। डार्क एम्परर ने भी आसपास के कीड़ों का शिकार करना शुरू कर दिया। शहर में दूसरी जगह ढेरों कीड़े सड़कों पर फैल चुके थे। एक आदमी खामोशी से उन्हें देख रहा था। ये मॉन्स्टर्स बहुत बड़े हैं। पता नहीं इनकी वजह से कितना एक्सपीरियंस मिलेगा। यूटाईजी ने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, इन्हें मारने से आम मॉन्स्टर्स के मुकाबले 4 गुना ज्यादा EXP मिलता है। ये आफत आम लोगों के लिए एक बुरा सपना है, लेकिन हम जैसे अवेकनर्स के लिए यह एक सुनहरा मौका है। पास खड़े एक मार्शल आर्टिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, यूटाईजी, तुम सच में कमाल हो। तुम्हें ऐसी बातें पता है जो किसी को नहीं पता होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुम फ्यूचर से आए हो। यूटाईजी ने इस बात से इनकार नहीं किया। पहला सेकंड अवेकनिंग अगले 6 दिन तक नहीं होने वाला था, लेकिन डार्क एम्परर ने कल ही अपना पूरा कर लिया। इसीलिए यह आफत जल्दी आ गई। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि हम सबसे मजबूत टीम बना सकें। अगर हम इन मॉन्स्टर्स को मारेंगे तो हम बहुत जल्दी लेवल 20 पे पहुंच जाएंगे, और एक बार जब हम लेवल 20 पे पहुंच गए तो हम सब अपना सेकंड अवेकनिंग पूरा कर लेंगे। बिना कुछ बोले यूटाईजी ने पास की एक खिड़की तोड़ दी। पूरी टीम कीड़ों का शिकार करने के लिए बाहर भाग गई। इसी बीच ढेरों मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मुझे एक जरूरी बात समझ आई। ये कीड़े अभी भी कमजोर हैं, इसीलिए ये हमसे सीधी लड़ाई लड़ने से बच रहे हैं। मैंने लेडी कगुया और डार्क एम्परर की तरफ घूमकर कहा, दरवाजे पर ध्यान रखो। जब वे पहरा दे रहे थे, मैंने रेस्टोरेंट में तैयार किया गया सारा खाना पैक कर लिया। सब कुछ मेरे स्पेशल क्रिस्टल के अंदर गायब हो गया। जाने से पहले मैंने अंदर खड़े सभी लोगों की तरफ देखा। अगले 10 दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। किसी के भी तुम्हें बचाने आने की उम्मीद मत रखना। अगर तुम इस बिल्डिंग से बाहर गए तो तुम मर जाओगे। बाहर के मॉन्स्टर्स तुम्हें खा जाएंगे। अंदर का खाना और पानी तुम सबको जिंदा रखने के लिए काफी है, और मेरे जाने के बाद सारी लाइट्स बंद कर देना। रोशनी कीड़ों को खींचती है। बच्चे को पकड़े हुए उस औरत ने मेरी तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखा। प्लीज, हमें अपने साथ ले चलिए। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। मैं नहीं चाहती कि वह मरे। जल्दी ही बाकी सभी लोग भी भीख मांगने लगे। प्लीज, हमें अपने साथ ले चलिए। मैंने बिना सोचे इनकार कर दिया। मैं सबकी हिफाजत नहीं कर सकता था। मैंने रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। तभी मेरे दिल में एक तेज दर्द हुआ। मैं कुछ भूल गया था। अचानक मुझे याद आया, वक्त बदल चुका है। ये आफत पहले के मुकाबले बहुत जल्दी आ गई है। वान युक्सी इसके लिए तैयार नहीं होगी। ठीक उसी वक्त एक जवान लड़की काम से घर लौट रही थी। वह उस गहरे कोहरे के अंदर फंस गई। 1-2 मंजिला बिल्डिंग से भी बड़ा मॉन्स्टर उसकी तरफ झपटा। इससे पहले कि वह उस तक पहुंचता, एक मार्शल आर्टिस्ट सामने आया। उसने अपने सब्स्टिट्यूट को बुलाया, जो एक बुजुर्ग मास्टर था। उस बुजुर्ग ने बिना किसी मेहनत के उस मॉन्स्टर को मार गिराया। मार्शल आर्टिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की, अब तुम सेफ हो। मेरा नाम ली यू है। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। फिर वह थोड़ा शरारत से मुस्कुराया। तो
तुम मुझे इसका बदला कैसे चुकाने वाली हो? इससे पहले कि वह लड़की कोई जवाब देती, लड़ाई के मैदान में एक तेज रोशनी चमकी। आसपास का हर एक मॉन्स्टर एक पल में खत्म हो गया। तभी पता चला कि यह रोशनी कहाँ से आई थी। यह एसएस रैंक सब्स्टिट्यूट एम्परर आई की ताकत थी। यू तयोंग पास ही आकर उतरा। मार्शल आर्टिस्ट ली यू, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ली यू ने गुस्से से देखा। वे मॉन्स्टर्स उसका शिकार थे। यू तयोंग ने शर्म से अपना सिर खुजलाया। सॉरी, जैसे ही मैंने उन मॉन्स्टर्स को देखा मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे पता चलने से पहले ही मैंने उन्हें साफ कर दिया। और वैसे भी मैं तुम जैसे किसी को गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आखिरकार तुम एक ट्रिपल एस रैंक टैलेंट अवेकनर हो। थोड़ी ही देर बाद एक और आदमी वहां आया। उसका नाम चिंग फोंग था। मॉन्स्टर्स की लाशों के ढेर को देखकर वह मुस्कुराया। क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर्स पहले ही मर चुके हैं। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिना किसी जवाब का इंतजार किए वह लाशों के पास गया। खड़े हो जाओ, जागो और अपने राजा की सेवा करो। हर एक लाश से धीरे धीरे काली परछाइयां बाहर निकलने लगीं। हालांकि वे पूरी तरह अंधेरे से बनी थीं, लेकिन वे बिल्कुल जिंदा लग रही थीं। ली यू ने उसे हैरानी से देखा। तो यह तुम्हारा एसएस रैंक टैलेंट है, शैडो मोनार्क। यह सच में एक कमाल की ताकत है। यूटाईजी खामोशी से अपने साथियों को देख रहा था। इनमें से हर एक बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि इन सबको एक साथ लाना मेरी सबसे बड़ी कामयाबी बनेगा या मेरी सबसे बड़ी गलती। उसी वक्त एक शख्स बहुत तेज रफ्तार से कोहरे के बीच से निकला। वह जहां से भी गुजरा उसके 10 मीटर के अंदर का सारा कोहरा गायब हो गया। जो भी कीड़ा पास आता वह तुरंत मर जाता। ली यू और बाकी सबने उसे देखा। उसके मारने का तरीका बहुत ही साफ और असरदार था। क्या वह भी हमारी तरह लेवल बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर्स को मार रहा है? कोई आम अवेकनर इस तरह नहीं लड़ सकता। उसने जरूर कोई कमाल का टैलेंट जगाया होगा। ऐसा लगता है जैसे वह जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह शख्स मैं था। मेरे पास उन्हें देखने का वक्त भी नहीं था। मैं जितना तेज हो सके वान युक्सी के घर की तरफ भाग रहा था। कुछ ही मिनट्स में मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया। मैंने लगातार दरवाजा खटखटाया। प्लीज, बस उसका परिवार सही सलामत हो। अगर वे सेफ हैं तो मैं आखिरकार सुकून की सांस ले सकूंगा। अंदर से कदमों की आवाज आई। एक औरत की आवाज आई, वान युक्सी, क्या तुम वापस आ गईं? वह आवाज बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। वहां एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी जो वान युक्सी की मां थी। जैसे ही मैंने उन्हें देखा मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे बाहर खड़ा देखकर वह हैरान रह गईं। आंट ली, क्या वान युक्सी घर पर है? उनका चेहरा तुरंत चिंता से भर गया। वह अभी तक काम से वापस नहीं आई है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। फोन का सिग्नल भी नहीं है। मैं उसे कॉल भी नहीं कर सकती और बाहर जाना तो नामुमकिन है। हर तरफ कोहरा फैला है। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। हम बहुत परेशान हैं। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। वान युक्सी जरूर किसी मुसीबत में होगी। मैंने आंट ली की तरफ ध्यान से देखा। प्लीज घबराइए मत, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन मुझसे एक वादा कीजिए, बाहर चाहे जो भी आवाज आए दरवाजे और खिड़कियां मत खोलना। फिर मैं वापस कोहरे में गायब हो गया। भागते हुए मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी। उसने शायद अभी तक अपना टैलेंट नहीं जगाया होगा। बिना किसी ताकत के इन मॉन्स्टर्स से उसके बचने की उम्मीद बिल्कुल न के बराबर है। वान युक्सी, प्लीज जिंदा रहना, मैं आ रहा हूं। भागते हुए डार्क एम्परर अचानक बोला, मास्टर, वहां कोई है? मैंने घूमकर देखा तो सड़क पर एक जवान लड़की की बॉडी पड़ी थी। यह मुसीबत बढ़ती जा रही है। मुझे तुरंत वान युक्सी को ढूंढना होगा। एक भी सेकंड गंवाए बिना मैंने बुक ऑफ विशेज को बुलाया। वान युक्सी को ढूंढो। बुक ऑफ विशेज ने अपनी किताब खोली। कुछ ही देर में उसका पता मेरे दिमाग में आ गया। वह यहाँ से सिर्फ 3 मिनट्स की दूरी पर एक 24 घंटे खुले रहने वाले कन्वीनियंस स्टोर के अंदर थी। लेकिन अफसोस, उस पूरे इलाके को उड़ने वाले कीड़ों ने घेर रखा था। कन्वीनियंस स्टोर के अंदर वान युक्सी और उसकी एक सहेली छुपे हुए थे। स्टोर के एम्प्लॉई ने पूरी तरह उम्मीद खो दी थी। सब खत्म हो गया। दुनिया खत्म हो रही है। हमें बचाने कोई नहीं आएगा। हम सब मरने वाले हैं। तभी उसकी नजर धीरे से दोनों लड़कियों पर गई। वान युक्सी बहुत ही सुंदर थी। वह धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। दोनों लड़कियां डरकर पीछे हटने लगीं। वान युक्सी ने गुस्से से देखा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एम्प्लॉई हंसने लगा। बाहर हर तरफ मॉन्स्टर्स हैं। वे हमें आज नहीं तो कल मार ही डालेंगे। तो क्यों न मरने से पहले हम थोड़ा मजा कर लें। दोनों लड़कियों ने उसे नफरत से देखा। क्या तुम पागल हो गए हो? जरा आईने में अपना चेहरा देखो। उसका चेहरा गुस्से से बदल गया। उसने वान युक्सी की सहेली को एक तरफ धकेल दिया। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये चाहिए। उसकी सहेली तुरंत उसे रोकने के लिए आगे आई। उससे दूर रहो। उसने उसे जोर से धक्का दिया। वह दीवार से जा टकराई और बेहोश हो गई। एम्प्लॉई ने धीरे से अपनी बेल्ट निकाली। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मरने से पहले मैं कम से कम एक बार इसका मजा लेना चाहता हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वान युक्सी रोने लगी।
नहीं प्लीज ऐसा मत करो। वह बचने के लिए पूरी कोशिश करने लगी। उसने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। इस झटके से वह पूरी तरह सुन्न हो गई। वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी एक धमाके के साथ स्टोर का सामने वाला कांच टूट गया। एम्प्लॉई तुरंत पीछे घूमा। कीड़े अंदर आ गए हैं, लेकिन उसके बदले एक मुक्का उसके चेहरे पर लगा और वह दूर जा गिरा। मैं पहले से ही वान युक्सी के पीछे खड़ा था। जैसे ही मैंने उसे संभाला, उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। जुनवू, तुम आ गए। मैंने उसे कस के पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। एम्प्लॉई को समझ आया कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। वह तुरंत मुझे गालियां देने लगा। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। डार्क एम्परर चुपचाप उसके पीछे आया और अपना एक हाथ उसके गले पर लपेट दिया। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। मुझे बताओ, तुम वान युक्सी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वह लगातार चिल्लाता रहा। डार्क एम्परर ने पकड़ और मजबूत कर दी। मैंने एक बार फिर बोला, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? डार्क एम्परर ने और जोर से दबाया। उस आदमी का चेहरा नीला पड़ गया। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। आखिरकार मैंने हाँ में सिर हिलाया। डार्क एम्परर ने उसे जमीन पर फेंक दिया। वह एम्प्लॉई तुरंत रोते हुए मेरे पास रेंगते हुए आया। मुझे माफ कर दो, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं बदल जाऊंगा। मैं ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा। मैंने बिना किसी इमोशन के उसकी तरफ देखा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं। पहला, मैं तुम्हें यहीं मार दूं। दूसरा, तुम बाहर चले जाओ। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम बच जाओगे। बिना कुछ सोचे वह चिल्लाया, शुक्रिया, मैं जा रहा हूं। मैं बाहर जाने का रास्ता चुनता हूं। मैंने चुपके से बुक ऑफ विशेस को बुलाया। मेरी इच्छा है, इस आदमी के जाने के 5 मिनट के अंदर 100 से 200 कीड़े वाले मॉन्स्टर्स उसके आसपास जमा हो जाएं। यह एम्प्लॉई खुशी खुशी बाहर की तरफ भागा। उसे लगा कि वह बच गया है। आखिरकार कन्वीनियंस स्टोर का कांच पहले ही टूट चुका था। आज नहीं तो कल अंदर के सभी लोग वैसे भी मरने वाले थे। मुझे छुपने की एक और जगह पता है, मैं बच जाऊंगा। वह ऐसा ही सोच रहा था। 5 मिनट बाद कोहरा हिलने लगा। लगभग 200 कीड़े वाले मॉन्स्टर्स बाहर आए और उन्होंने एक पल में उसे घेर लिया। उसके चिल्लाने की आवाज गलियों में गूंजी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। सब लोगों में से मॉन्स्टर्स ने सिर्फ उसे ही क्यों चुना। मैंने प्यार से वान युकी को गले लगाया। सब ठीक है, अब डरने की कोई बात नहीं है, सब खत्म हो गया है। उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुमने सच में उसे जाने दिया? मैंने ना में सिर हिलाया। ऐसा कोई मौका ही नहीं था कि मैं उसे बचने देता। उसने सबसे बड़ा गुनाह किया था। उसने मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की थी। मैं चाहता था कि वह मर जाए, मॉन्स्टर्स के हाथों टुकड़े टुकड़े होकर। सिर्फ ऐसी सजा ही उसकी इस गलती का बदला हो सकती थी। वोन्युशी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। इससे पहले कि वह कुछ कहती, लेडी कागुया अचानक चलकर वहां आई। तो ये वोन्युशी है, वह लड़की जो आगे चलकर मास्टर की गर्लफ्रेंड बनने वाली है। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। लेडी कागुया, आप ये क्या कह रही हैं? वोन्युशी और भी ज्यादा शर्मा गई और उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। लेडी कागुया पूरी तरह हैरान दिखी। मास्टर, आप इस बात से इनकार क्यों कर रहे हैं? आपने ही तो मुझे बताया था कि आप उसे बहुत पसंद करते हैं।